आपको बरह रास्त इस्लामाबाद ले चलते हैं, जहाँ वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स और एरियाज का हो जाएगा आइडिया भी कि हमने कैसे चलना है। तो इस हवाले से एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं अर्ज कर दूँ। हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम हम कम से कम मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ कि बजट पेश करने के बाद हम दो कमेटीज़ बनाते हैं FBR में। एक वो होती है जो बिजनेस रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, एक टेक्निकल कमेटी एनॉमलीज के हवाले से। तो चेयरमैन साहब आज FBR मुझसे वो अप्रूवल ले लेंगे। हम दोनों कमेटीज आज इंशाल्लाह विद इफेक्ट फ्रॉम मंडे उनको हम सेटअप कर देंगे। तो उसमें उसका फायदा ये होता है कि मेरे जो तजर्बा है छोटा सा कि आपका जो बजट पेश हो गया, कुछ चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी, कुछ बिजनेस कम्युनिटी की अपनी चीजें होती हैं, तो ये कमेटी फिर कॉन्स्टेंटली काम करती है टिल अ डे बिफोर वाइंडिंग अप ऑफ द बजट। क्योंकि गवर्नमेंट के पास लीगली एंड टेक्निकली एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस दिन अगर कोई चीज जेन्युइन है, किसी की जेन्युइन कोई मिस हो गई है, कोई एनॉमली है, कोई और चीज है, तो उसको आपने देखा होगा कि मेरे तमाम बजट्स में उसको हम एड्रेस करते हैं। और वाइंडिंग अप में चूंकि आप उसको अगर एड्रेस कर दे तो वो एक अमेंडेड आपका फाइनेंस बिल प्लस दी वाइंडिंग अप में जो चीजें होती है वो फिर फाइनल होता है, जिसपे फिर वोटिंग प्रोसेस और बजट का पास करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है उस दिन या उस दिन अगले। तो इसको कमेटीज को अभी मेरी बात हो गई है, आज ये कमेटीज में मुझसे अप्रूवल लेके इसको सेटअप कर देंगे। आपके तवज्जुह से मैं दोनों जो कमेटीज की इसलिए इतला दे रहा हूँ कि अगर किसी की भी यानी दोनों कैटेगरीज में अगर कोई नॉर्मली हो तो मोस्ट वेलकम वो इस कमेटी को मिले, इनको बताएं। इसी तरह आपको याद होगा कि जो सेनेट की रिकमेंडेशन आती थी, ऐसे भी मैंने साल देखे जब मैं पार्लियामेंट में था कि 30 सेकंड में वो नॉट एक्सेप्टेड या रिजेक्ट हो जाती थी और वो बिल में डाल दी जाती। मैं जेन्युइनली समझता हूं कि, और उसको मैंने फॉलो भी किया है, कि जो जेन्युइन अगर कमेटी से ऐसी रिकमेंडेशन आए, चाहे वो फाइनेंस कमेटी नेशनल असेंबली हो, चाहे वो अपना स्टैंडिंग कमेटी सेनेट हो, मैं उनको बड़ा सीरियसली लेता हूँ और उनको फिर हम अकॉर्डिंगली फैसला करते हैं कि जो रियलिस्टिक रिकमेंडेशन हो, जो डूएबल हो और जिन पे अमल दरामद हो सके। यानी ये रिकमेंडेशन की बात करो, अगर नॉर्मली है तो वो तो डेफिनेटली, अगर नॉर्मली है और प्रूव होगी तो उसको तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम बाइंडिंग काम पे। तो ये एक प्रोसेस है जो मैंने कहा मैं आपके तवज्जुह से जरा एक्सप्लेन कर दूं कि वो इंशाल्लाह विल बी इन प्लेस। अब आते हैं कि आज के जो पोस्ट बजट ब्रीफिंग है, आपको सबको पता है कि जो ग्रॉस फेडरल रेवेन्यू जो है वो 12,163 बिलियन पे इस बजट में पिच किया गया है। इसमें FBR की कलेक्शन 9,200 है और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 2,963 है। इसमें मैं थोड़ी सी आई नो कि मैंने जो पढ़ा है, सुना है, जो बहस देखी है, उसमें मेरा ख्याल है कि क्लैरिफिकेशन देनी जरूरी है, अभी दे दूंगा। इसी तरह इसमें स्टेट बैंक प्रॉफिट है 1113, इसमें PDL प्रोविडेंट लेविड के 869 है। इस हवाले से भी मैंने ऑब्जर्वेशन देखी, उसको भी अभी जवाब मैं देता हूँ। जो सूबों में 5,276 ट्रांसफर के बाद नेट फेडरल रेवेन्यू जो है वो 6,887 अरब है और टोटल फेडरल रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर जो हमारा है इस रेवेन्यू के अगेंस्ट 6,887 अगेंस्ट 14,463 है। उसमें करंट एक्सपेंडिचर 13,320 है। मार्कअप की सबसे बड़ी पेमेंट है 7,303 बिलियन जो इस बजट में रखी गई है। डिफेंस के 1804 बिलियन है। इमरजेंसी एंड अदर्स के लिए 200 हैं। ग्रांट्स 1464 है। सब्सिडीज 1074 है। इसके भी मैं आऊंगा। मैंने कुछ देखे हैं यानी लोगों के कमेंट्स कि जी इतनी बड़ी सब्सिडी आखिरी 10,074, उसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि उसमें क्या है। आई एम श्योर आपने देख भी लिया होगा। पेंशन हैं, पेंशन के भी इसमें 761 है। रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के इसमें 714 है। इसी तरह PSDP में कुछ बहस होती रही। मैं भी 2 प्रोग्राम्स में गया। कल मैंने वादा किया था तो उनको मैंने उन 950 बिलियन उसमें भी डिस्कस हुआ। इसी तरह फेडरल जो डेफिसिट है वो 7,573 यानी -7.2 और प्रोविंशियल सरप्लस के बाद 650 6,923 विच इज 6.54%। तो ये हमने जो है ये हमारी 7.9 था पिछले साल। इस साल जो क्लोज हुआ है वो 7 पे हो रहा है और जो हमारा OFT जिसे हम कहते हैं विच इज द फाइनल, तो वो 6.454 प्रोजेक्टेड
हमने किया है। ओवरऑल प्राइमरी जो बैलेंस है वो 380 बिलियन पे रखा गया है और ये 0.4% ऑफ द जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी नंबर 105 ट्रिलियन का है अगले साल के लिए। और इसमें जो हमारे मेन की जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उसका लिंकेज है कि जाहिर है कि आप अगर डेवलपमेंट करेंगे, जैसे मैंने कहा कि वो भी मैं कुछ जो सवालात कल से उठे हैं मैं उसके जवाब दूंगा, तो वो है कि आप जितनी है कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों करेंगे तो मुल्क में आपकी तरक्की का पहिया चलेगा। और वो हमने जो पहली दफा मुझे याद है जो लास्ट बजट मैंने पेश किया था 2017-18 का, फर्स्ट टाइम इट क्रॉस 1 ट्रिलियन पीएसडीपी 1001 था और अभी उसके बाद पहली दफा एक नई हिस्टोरिक हाई क्रिएट की जा रही है जो कि पिछले साल 567 जो है जो एक्सपेक्टेड एस्टिमेट रिवाइज एस्टिमेट है उसके नतीजे में ऑलमोस्ट डबल है 1150 बिलियन। तो इस हवाले से ये जो पीएसडीपी है इसमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 बिलियन है, इसमें सोशल सेक्टर के 241.2 बिलियन है, इसमें जिसमें हेल्थ 22.7 है, एजुकेशन हायर एजुकेशन 82 बिलियन है, इसमें एसटीजीज के 90 बिलियन है, इसमें अदर सोशल सेक्टर 46 बिलियन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी 86 बिलियन है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन 263 बिलियन है, वाटर 100 बिलियन है, फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग 42 बिलियन है। इसी तरह स्पेशल एरिया जो हमारे हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है 57 बिलियन, फाटा पाटा जो मर्ज किए गए हैं साइंस, तो ये मिला के स्पेशल एरियाज के लिए 61 बिलियन इसमें रखे गए हैं और साइंस एंड आईटी के लिए 33.7 बिलियन रखे गए हैं। इसमें जो प्रोडक्शन सेक्टर फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए 45 बिलियन रखे गए हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज और जो टोटल फेडरल जो मैंने अर्ज किया कि 950 बिलियन और जो पीपीपी और बीओटी मॉड में जो 200 बिलियन है वो मिला लें तो 1150 है, करीबन 1559 जो है वो इस वक्त सूबों का नंबर है जो कि मेरे नजदीक बढ़ेगा क्योंकि इसमें 2 सूबों के 4 महीने के जो है डेवलपमेंट बजट के फिगर्स हैं, पूरे साल के नहीं है क्यों आइन के तहत सिर्फ 4 महीने का बजट दिया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूं कि अगर ये पीएसडीपी पे हमने सही तरह अमल कर लिया और इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको हमने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, तो ये जो एक बहस है कि जी 0.29 से 3.5% क्या होगा कि नहीं होगा, इट इज इजीली अचीवेबल। हमने बड़ा मॉडेस्ट टारगेट रखा है और आई एम श्योर जो प्रोफेशनल लोग हैं अगर इन चीजों को वो इनबिल्ड करें कि दे ऑन द असम्पशन कि ये इन्वेस्ट होंगी पाकिस्तान में, तो यू विल फाइंड के 3.5 बिलियन के शायद लोअर साइड पे हमने जो टारगेट रखा है पीएसडीपी का। आपने भी देखा होगा कि ये कोई वैसे भी कोई इतनी अनरियलिस्टिक ये प्रोजेक्शन नहीं है। मैंने कुछ कंट्रीज का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो देर ऑलवेज कंजर्वेटिव, वो 2% कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक 2% कह रहा है, लेकिन आईएमएफ ने खुद कहा 3.5% का टारगेट आईएमएफ ने अनाउंस किया कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। ब्लूमबर्ग 4% कह रहा है, फिच 4% कह रहा है, अपना जो एसएमपी है स्टैंडर्ड पुअर वो 2.5%। तो बहरहाल हमने अपनी जो प्रोफेशनल यानी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने जो किया है उसके हिसाब से ये इंशाल्लाह डूएबल है। तो बेसिकली जो हमारे जो फिस्कल मेन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो चंद यानी जो इम्पोर्टेंट है उसकी मैं जिक्र कर देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे मैंने कहा 3.5%, इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर रही है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग के साथ 21% अगले साल। एफपीआर का जो रेवेन्यू टू जीडीपी है कलेक्शन 8.7%, ओवरऑल डेफिसिट मैंने अर्ज किया 6.54%, प्राइमरी बैलेंस भी मैंने अर्ज कर दी 0.4% और पब्लिक डेट टू जीडीपी 66.5%। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये 63% पे 2017 में हमने छोड़ा था जब मैंने, उसके बाद ये 74 के करीब पहुंचा, वो वापस 66.5 पे आ रहा है। देखिए ये कोर है जो आपका डेट टू जीडीपी मीन्स अ लॉट। आपका जो जितनी फिस्कल स्पेस है या बननी है या बचनी है वो ये इस कोर इंडिकेटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव आल्सो केप्ट इन माइंड कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता कि बस 4 साल में जो डेट स्टॉक डबल हो जाए जो कि जाने वाले लोग कर गए। पिछली हुकूमत 25 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन पर पहुंचा दिया, पब्लिक डेट लायबिलिटी 30 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन पहुंचा दी। वो अफोर्डेबल नहीं है। वो दैट इज द कोर रीजन कि आपका जो पब्लिक डेट की इंक्रीज और उधर से जो 6.5, मैंने तो 5.5 छोड़ा था मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन जो 6.6% भी पीएमएलएन ने छोड़ा जून 2018 में, वो अब 21% है। तो इससे डबल जेपर्डी, एक तरफ डेट स्टॉक डबल, दूसरी तरफ जो रेट है वो 3.5 टाइम्स
6.5 से 21%, तो दैट्स अ किलर। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो डेट सर्विसिंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइटम इन आवर बजट इवन दिस ईयर। अल्लाह करे कि हम इसको ये रिवर्स कर सके इस ट्रेंड को, और इसको रिड्यूस कर सके, और ये जो है वो एक रियलिस्टिक नंबर पे आए, क्योंकि आपकी हर एक परसेंटेज पॉइंट जो है वो आपको अच्छा खासा 250-300 बिलियन कॉस्ट करती है। तो बहरहाल दीज आर दी नंबर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्शंस अल्लाह करे बिल्कुल हम अचीव करें, तो 66.5% वी आर पिचिंग पब्लिक डेट टू जीडीपी, और जीडीपी जैसे मैंने अर्ज किया कि 105.8 ट्रिलियन रुपीस की एक्सपेक्टेड है। चंद अल्फाज में अर्ज करूंगा अबाउट के जी ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। कल मुझे 2 प्रोग्राम पूछा कि जी कैसे ये ग्रोथ होगी, कैसे होगा। आपने देखे कि ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बजट से हट के हमने बजट बनाया। वो हमें फोकस करना पड़ेगा कि देखिए यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। ग्रोथ होगी तो आपका ये मजीद पहिया चलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ग्रोथ होगी तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक होने शुरू होंगे, तो आपकी महंगाई कम होगी। ग्रोथ होगी तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ग्रोथ होगी तो आपका एज ए कॉन्सिक्वेंस इंटरेस्ट पॉलिसी रेट नीचे जाएगा। ये जो साइकिल बन गया है, जो मैंने आपको अर्ज किया कि जी 5 साल में 4% CPI, 2% फूड इन्फ्लेशन, 6.5% पॉलिसी रेट, वो सारा जाके रिवर्स हो गया, कहां पहुंच गया आपके सामने। तो इसको हमने रिवर्स करना है। मैं तो कहता हूं कि हमारा पहला हदफ ये होना चाहिए कि वी शुड गो बैक टू अचीव 2017 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। वंस यू गेट दैट, देन यू हैव द सेकंड गोल टू अचीव व्हाट प्राइस वाटरहाउस कूपर्स सेड कि यू विल बी पार्ट ऑफ G20। आई थिंक एक न्यूक्लियर, एक मिसाइली, एक पावर, एक कुव्वत होने के नाते ये पाकिस्तान अगर अपने आप को मुआशी कुव्वत भी बना ले, उसमें शामिल हो जाए, आई थिंक दैट व्हाट इज नेशन expects from us, the politicians, और इंशाल्लाह that is at least the हदफ of this government and PM in particular। तो जो अब इसके लिए जो मैंने कहा कि हमने एक स्पेशल फोकस किया है, वो एरियाज भी जो है वो आप एग्री करेंगे, अनलेस एनीथिंग यू कैन वांट टू से टू कंट्री, वो एग्रीकल्चर है। सारी दुनिया कोई इससे इख्तिलाफ नहीं करता कि सबसे जल्दी जो आपको डिविडेंड या आपको जो फायदा मिलता है दैट इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका क्विकेस्ट रिटर्न मिलता है आपके सब पूरे मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम में। तो हमने एग्रीकल्चर पे, मैं तफसील में नहीं जाता, आपके पास मैंने ये आपकी सहूलत की बुकलेट बनवाई है जी, सिर्फ इससे वन पे जेब में भी आ जाए, सबको अगर नहीं मिल तो मिल जाएगी। ये है बजट 2023-24 वल्नरेबल टू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जैसे मैंने कल भी अर्ज किया कि हमारा मेन ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत स्टीप थी और बहुत गहरी थी, उसमें से हम निकल के मेरे नजदीक हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गए हैं। ये अब मजीद डिक्लाइन, मजीद तबाही, मजीद गिरावट वो रुक गई है। अब इसको हमने पॉजिटिव तरीके से इंशाल्लाह उसको लेके जाना है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें भी तौफीक देगा, हम पूरी कोशिश करें इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बेसिस पे भी दिस शुड बी द नेशनल गोल कि हमने अब इसको वापस ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। वी शुड रीच दी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ 2017 देन मूव टुवर्ड्स achieving that prediction of G20। तो आप 24th इकोनॉमी ऑलरेडी थे अनफॉर्चुनेटली 27। तो एग्रीकल्चर के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज द बिगेस्ट स्कोप। आपके नेबरिंग कंट्री में $3 बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। आई थिंक वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सम टाइम। इसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेजर चीजें की हैं। उसमें हमने ये जो उनका जो डिमांड थी कि जी इसको टैक्स को 0.25 जो है इसको एक्सटेंशन किया जाए। आपको पता है 30 जून ये 20-23 को एक्सपायर हो रहा था, तो काबीना ने फैसला किया है कि हम इसको 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड करें। इसी तरह हमने जो न्यू स्टार्टर्स हैं उनको एनकरेज करने के लिए उनको हमने $24,000 तक सालाना जो होगा 2,000 पर मंथ, तो उसको हमने यानी किया है, सेल टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया है। एक पेजर की रिटर्न वो चाहते थे, वो डिजाइन हो गई है, वो लॉन्च हो जाएगी पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए $24,000 वाले हैं। इसी तरह हमने 1% जो होगी विद द सीलिंग ऑफ $50,000 पर एनम, वो जो उनकी एक्सपोर्ट इनकम होगी जो आईटी से वो कमाएंगे 1% तक दे बी अलाउड के ड्यूटी फ्री वो हार्डवेयर अपनी इक्विपमेंट को मंगवा सके। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे इस इंडस्ट्री के लिए हमने इंसेंटिव लिए हैं। हम बड़ी जल्दी जो स्पेशल जोन इसके लिए जो प्लान है उसको भी इंशाल्लाह हम एक्टिवेट करेंगे और जो भी उसमें पेंडिंग जो काम है उसको करेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है। एग्रीकल्चर में स्कोप इसलिए है कि आपने देखा कि ड्यूरिंग द ईयर प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज दिया तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। व्हीट इज द फर्स्ट बम्पर क्रॉप। तो इसमें आपने देखा कि हमने अपना उस 1800 अरब को जो एक्चुअल कोई 1700 के करीब हो गया है, 1750 के करीब एस्टिमेट है कि ये क्लोज होगा,
2250 अरब रखा गया फॉर नेक्स्ट ईयर। वी विल स्ट्रिक्टली मॉनिटर कि ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये डिस्पर्स हो, क्योंकि इसमें जरा फॉलो अप करना पड़ता है, कुछ बैंक जरा थोड़े स्लो होते हैं, तो स्टेट बैंक इंशाल्लाह विल डू देयर जॉब एंड इसको हम हमारा अगले साल जो पिच कर रहे हैं 2250 अरब है। इसी तरह जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स है उसकी बहुत एक्सपेंसिव है, वो उनकी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको सोलराइज करने के लिए 50,000 ट्यूबवेल्स को अगले साल में 30 अरब रखा गया है। इसी तरह जितनी इंपोर्टेड सीड्स, ये हमारे नेक्स्ट डोर जो नेबर है उसकी डबल पर एकड़ यील्ड है कई चीजों में। उज्बेकिस्तान में मैं पीछे एक ऑफिशियल विजिट गया, उनके सदर साहब ने बताया कि उनकी हमारी कॉटन की उनकी डबल यील्ड है। तो हमें अपने जो सीड्स है उसको हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए। हमारी वो सीड कॉर्पोरेशन होती थी, सब रिसर्च कुछ नहीं हो रहा, सब बंद हो गई है, या वैसे वहां को अगर चंद बंदे बैठे हैं तो बेचारे बस समझे कि रिटायर्ड ही बैठे हुए अपनी अपनी सैलरी वाली लेते हैं। इस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पर एकड़ यील्ड ये हम इसको अगर बढ़ा लें और इन लाइन विद अवर नेबरिंग कंट्री, अब इस ईस्ट पंजाब में कुछ और पर एकड़ यील्ड है वीट की और इधर, तो क्या कौन सा फर्क है भाई? ये कंटिन्यूटी ऑफ द सेम लैंड है, वो 2-4 किलोमीटर क्या फर्क पड़ गया, उनकी हमसे डबल है। तो आप इमेजिन करें कि भी 28,50,000 जो भी इस वक्त सीड और डीएपी वट एवर इज अवेलेबल उसके बेसिस पे है, डबल नहीं आप 50% इंक्रीज कर ले तो इमेजिन के यू विल बी यू नो फूड सिक्योरिटी एक कंट्री बन जाएंगे आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, और इसके लिए भी काम हो रहा। आई थिंक इट मे बी टू प्रीमेच्योर फॉर मी टू से के हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में, बट डोंट आस्क मी लैंड रिफॉर्म, मैंने कल जवाब दे दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये आ सकता है, हमारा बहुत पोटेंशियल है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीड्स के ऊपर जो इम्पोर्टेड होंगी उसमें जो अपना टैक्सेस ड्यूटीज खत्म कर दी गई हैं। इसी तरह जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स है, ड्रायर्स है, राइस प्लांटर्स है, सीडर है, इनके ऊपर भी ड्यूटीज और टैक्सेस जो है विड्रॉ कर ली गई है, उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया। रीजन कि वो कहते हैं जी, बता रहे थे कि जो वो प्लांट करते हैं 40 जो मैनुअल करते हैं, अगर आप ये इक्विपमेंट लगाए तो 100 हो जाते हैं। हमें इमेजिन कि कितना फर्क, 2.5 टाइम। तो ये चीजें जो है बड़ी माइक्रो तफसील के साथ देखी गई हैं, पिछले कई महीनों से इस पे काम हो रहा था, करीब फरवरी ऑनवर्ड्स, तो ये उसकी आउटकम है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस पे हमें बहुत फायदा होगा। इसी तरह जो एग्रो बेस्ड जो है एसएमईज को, एक तो एग्रो को आपने एसएमईज में डाल दिया, अब एसएमई जो एग्रो बेस्ड है उनको कंसेशनल लोन की प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे एक स्कीम बनाई जा रही, और उसके लिए हमने रकम मुख्तस की है इस बजट में, ताकि वो जो कंसेशनल जो फर्क है, जाहिर है कि बैंक तो सस्ता नहीं देंगे ना, उसका जो फर्क है वो गवर्नमेंट पिक कर सके। इसी तरह जो नई जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसकी टर्नओवर 80 करोड़ तक है, उसको टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। पीएम की जो यूथ बिजनेस एग्रीकल्चर लोन्स है उसके लिए हमने 10 बिलियन रखा है इस बजट पे। और जो कभी इंपोर्ट करनी पड़ जाती है यूरिया, जिसकी कीमत बहुत फर्क है, आपके पाकिस्तान में चूंकि आप उनको अपनी वेलेट गैस देते हैं और उसकी कॉस्ट आप बहुत ही रीजनेबल चार्ज करते हैं, मच लोअर देन इवन सऊदी अरेबियन यूएई, तो उस वजह से आपकी यूरिया की जो कीमत है मुल्क में वो कम होती है, वो 3,300-400 थी पिछले साल, हालांकि इंटरनेशनल प्राइस बहुत ऑलमोस्ट डबल थी। तो उस हवाले से अगर खुदा न खासा किसी स्टेज पे यूरिया इंपोर्ट करना पड़े, अभी तक तो हम बिल्कुल प्लानिंग हमने की हुई है। अभी 31 अगस्त है जो वेलेट गैस जो है उनको यूनिट्स को मिल रही है, वरना ये मई में जो पिछली हो रही थी खत्म, आपको याद होगी इसी की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, और वो कह रहे थे कि अभी इंपोर्ट की इजाजत दे, तो हमने वो गैस 3 महीने के लिए दोबारा एंड मजीद पीरियड के लिए डाइवर्ट की, और उनका कि इनको आप अभी दें ताकि मुल्क में यूरिया पैदा हो, सस्ता हो और आवाम को मिले, और हमें इंपोर्ट बिल भी बचे। फ्रैंकली उसमें 2 हमारे फायदे थे, तो वो लेकिन ऑन द सेफ साइड 6 बिलियन की सब्सिडी रखी है, अल्लाह करे इसको खर्च करने की जरूरत ही ना पड़े और पाकिस्तान अपना जो जरूरियात है ड्यूरिंग द ईयर पूरी कर सके। इसी तरह मैं अर्ज क्या कर रहा था, एसएमईज आपका तीसरा है। जितनी आप मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज देखेंगे, आप जर्मनी देख लें, जापान देख लें, यूरोप देख लें, उनका एसएमई इज द बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमी एंड दे हैव अ वेरी हाई परसेंट। हमारा एसएमई बहुत वीक है, हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है इसमें बहुत मेहनत और काम करने की जरूरत है। इसको एनकरेज करने के लिए हमने 250 मिलियन का जो थ्रेश होल्ड था उसको 800 मिलियन या 80 करोड़ कर दिया 25 करोड़ से। इसका 20% रिस्क, इसको फिर पैसे भी
अगर एक नया एसएमई है, बैंक को क्रेडिबिलिटी, बैलेंस शीट्स वो ही है, तो वो देवर रिलक्टेंट, उनको फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। उनके लिए हमने ये रखा है कि जी उनको हम 20% ऑफ द फर्स्ट रिस्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर खुदा न खास्ता किसी एसएमई को लोन देते हैं और यानी रिकवर नहीं होता, वो हमने एक इसमें इंट्रोड्यूस किया जी इस बजट में। इसी तरह आसान फाइनेंस स्कीम होती थी, आपको याद होगा, वो बिल्कुल डाई डाउन हो गई है, उसको किसी ने फॉलो अप नहीं अब कर रहे कुछ सालों से, उसको रिवाइव कर दिया है। और जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम जो है इसके लिए एसएमईज के लिए, वो भी अंडर कंसिडरेशन। आपने कल मैंने ये भी अर्ज किया था कि एसएमईज के लिए हम रेटिंग एजेंसी जो है, वी आर कंसिडरिंग को एक स्पेशल रेटिंग एजेंसी, ताकि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, बोरो करने के लिए, सिक्योरिटीज लेने के लिए वो उनको एक प्रोफेशनल जो है वो असिस्टेंस मिल जाए। इसी तरह 90% ऑफ ओवर एक्सपोर्ट्स एज ऑफ नाउ, जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज बहन भाई पाकिस्तान में भेजते हैं। इट्स अ वेरी बिग सोर्स। आपका ट्रेड डेफिसिट इज ह्यूज, और उसको माइनस होता है उसमें से रेमिटेंसेस, वो इसको भी एक रीजनेबल पॉइंट पे लाती है, और वो हमारा बहुत बड़ा एक सोर्स है। उनको हमने यानी रिकग्नाइज करने में, एनकरेज नहीं, रिकग्नाइज करने के लिए बेसिकली हमने कुछ इस अपना बजट में कुछ चीजें रखी हैं। इसमें हमने एक फाइनल टैक्स होता था जब वो यहाँ प्रॉपर्टी प्लॉट घर खरीदते थे, उसको खत्म कर दिया। दे विल नॉट पे, नाइकॉप होगा, फॉरेन रेमिटेंस उनके पास प्रूफ होगा, दे विल नॉट पे, 2% एग्जम्प्ट होंगे। इसी तरह एक 3 कार्ड तो चल रहे हैं, एक चौथा कार्ड कैटेगरी डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और उसके साथ जो वो उनको मिलेगा जो फी साल में $50,000 पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से रिमिट करेंगे। और उनके लिए हमने मसलन ग्रेटेस्ट पासपोर्ट है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का उनको एक लाइसेंस है। इसी तरह एक्सेस टू कॉन्सुलेट, स्पेशल प्रेफरेंशियल एक्सेस जहां जहां मुल्कों में है आपकी एम्बेसी कॉन्सुलेट्स में, और यहाँ भी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से चूंकि ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ में और फ्यूचर के लिए वो भी बहुत जरूरी है कि एंडोमेंट फंड कायम किया जा रहा है 5 बिलियन का। इसी तरह मेरिट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इस माली साल के हवाले से 1 लाख लैपटॉप्स की वो आ रहे हैं, जुलाई में फर्स्ट कंसाइनमेंट आ रही है, बट दे ऑल पेड अपना फंडेड। अगले साल के लिए भी वो 1 लाख करीबन लैपटॉप्स के 10 बिलियन इस स्कीम में, इस बजट में रखा गया जी। और इसी तरह प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल के लिए भी इस बजट में एनफ एलोकेशन रखी गई है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें स्पेशल बजट प्रोविजन है। स्किल डेवलपमेंट, कंसेशन लोन्स एंड टैक्स कंसेशंस फॉर वुमेन, ये भी एक है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए भी इसमें, क्योंकि वो 40 तकरीबन इंडस्ट्रीज को रिवाइव करती है, तो इसमें टैक्स क्रेडिट है, 10% रिडक्शन इन द टैक्स रेट, और 5 million विच एवर इज लेस टू बिल्डर्स एंड कॉमन मैन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। और दूसरा है कि एक्सटेंशन इन टैक्स कंसेशन रीट जो है, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से आपको पता है कि बड़े मुल्कों में ये बड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये एक हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी पार्ट ऑफ वन ओनर ऑफ वन रीट एंड शेयर होल्डर वन रीट। तो इसको बहुत डिमांड थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए, उसको भी 1 साल हमने, जो इस वक्त स्कीम चल रही है उसको हमने एक्सटेंड किया है। एनर्जी में भी सोलर और उसको पैनल्स को, इन्वर्टर्स को, उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं ताकि मुल्क में बने, उनके रॉ मटेरियल पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको खत्म कर दिया गया है। और फाइनली थोड़े से रिलीफ मेजर्स आपको मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। आपको याद होगा पिछले साल बजट 360 अरब बिस्प के लिए, उसको हमने ड्यूरिंग दी 400 किया। अभी इस बजट में 450 फाइनल फिगर है, क्योंकि जो पिंक बुक जो छपी थी और उसने नंबर, क्योंकि ये होता है, हमेशा होता है, और वो जो हमारा अमेंडेड जो होगा विद ऑल दी चेंजेस, और कल के अपना बजट स्पीच के और कैबिनेट अप्रूवल के बाद वो हम अपलोड करके फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे अगले 24 घंटे में अपलोड कर देंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे, तो आपको वो वेबसाइट से फाइनेंस डिवीजन की अपडेटेड मिल जाएगी। इसी तरह जो अपना आटे पे, घी पे, दालों पे, चावल पे, ये जो इन चीजों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी थ्रू यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉर्पोरेशन, वो 2 चीजें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 मिलियन का। दूसरा ये कंसिडर हो रहा है, प्लीज डोंट गेट होल्ड ऑफ मी, के क्यों 32 करोड़ को कंसिडर किया जा रहा है कि 40 तक कंसिडर कर लिया जाए।
कि उसको थोड़ा ऊपर लाया जाए ताकि और लोग जो है उससे वो बेनिफिट कर सके। इस वक्त तो 32 स्कोर है आपका 32, जिस पे उनको अब अपना स्कोर कार्ड पे they pay different price and concessional price in duty stores of Pakistan, पूरे पाकिस्तान में। तो हमने एडहॉक रिलीफ दी है। आई होप के परसों के यहाँ सवाल जवाब थे वो अब गवर्नमेंट को शाबाश देंगे कि आई थिंक वी ट्राइड आवर बेस्ट कि जितना इस पे हमने काफ़ी कल अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट में भी सैर हासिल हर एक के व्यूज होते हैं जी। और कीपिंग इन व्यू के जितनी यानी सैलरीड लोगों की सरकारी मुलाजमीन जितनी उनकी कमर टूटी है इस महंगाई से, उनको पहले हैंड होल्डिंग की जरूरत थी। ऐसे ही सेंटीमेंट्स हमारे परसों की यहाँ सर्वे इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस हुए थे। मैंने कहा था मैं नंबर आपको नहीं बता सकता, नंबर जो फाइनल होगा उसी आई थिंक इट कुडंट बी बेटर व्हाट वी डिड। हमने अपना 1 से 16 जो ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह 35% एडहॉक रिलीफ दी है और जो 17 से 22 है उनको 30% दी है। जी सॉरी एडहॉक रिलीफ अलाउंस कहनी साहब सारे पता की होंगे जाते नहीं सुनिए वो कहते हैं ये बेसिक पे होता है हमेशा। एडहॉक रिलीफ तो आपको भी पता है, पहली दफा नहीं ऐसी कोई टर्म यूज कर रहे। एडहॉक रिलीफ अलाउंस देखे, एक होता है कि आप उसको मर्ज करके दे, एक होता है एडहॉक रिलीफ। तो हमेशा ये पहले एडहॉक रिलीफ आता है, आपके 4-5 फ्लोट कर रहे होते हैं, आगे जाके जब आपको स्पेस मिलती है एक आधा मर्ज कर लेते हैं। तो ये नई चीज तो नहीं है ना, इसको हम वी शुड नॉट गिव इंप्रेशन कि कोई नई चीज की गई है। हमेशा एडहॉक रिलीफ अलाउंस होता है और वो फिर आगे जाके जब इसकी बारी आएगी मर्ज हो जाएगा अपने उसमें, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरह जो पेंशनर्स हैं उनका चूंकि जो भी पेंशन ले रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, उसमें उनकी बेसिक या वो चीजें अलाउंस वो तो नहीं होती, तो उनको 17.5 है। जनरली रूल इज 1 to 2 कि जो आप एडहॉक रिलीफ देते हैं अगर करीबन आधा दे तो वो ऑलमोस्ट दे बेनिफिट इन द सेम वे, तो उसको 17.5% अक्रॉस द बोर्ड किया गया। जो हमारी जो कम पेंशन थी जो बहुत पुराने, अल्लाह उनको मजीद जिंदगी दे, जो बिल्कुल मिनिमम था 10,000 उसको हमने इंक्रीज करके 12,000 किया है अपना। इसी तरह जो हमारे इस तरह के जो थे कुछ अलाउंसेस उसमें हमने उसमें डेली माइलेज अलाउंस है, उसमें एडिशनल चार्ज है, उसमें ऑर्डरली अलाउंस है, उसमें स्पेशल अलाउंस फॉर डिसेबल्ड है, तो इन चीजों को हमने किया। इसी तरह एक मिनिमम पेंशन एक जो था मैंने जैसे उसके 10,000 को, अब अगर उनको वो रिलीफ डाल के यानी 17.5% हो सकता है अभी भी वो 9,000 पे आ जाए, ये 10,000 पे हो तो अब उनको 10,000 मिनिमम नहीं होगा, अब उनको 12,000 मिनिमम मिलेगा। तो दिस इज स्टैंडर्ड थिंग विच आई थिंक मस्ट बी डन। तो इसमें हमने 20% का इजाफा किया है। इसी तरह जो मिनिमम वेज जो इस आईसीटी में है, इस बुकलेट में जरा थोड़ी गलती है, काइंडली उसको ठीक भी कर लें। तो 25,000 को 32,000 किया गया, 30,000 नहीं। दिस ऑब्वियसली ये बुकलेट जो है प्रिंट में पहले गई और ये फैसले आखिरी मिनट में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई नेशनल असेंबली में जाने से पहले, तो उस पर फैसला था, ये इसको काइंडली आप करेक्ट कर ले, 32,000 है। इसी तरह एक मेनली आप लोगों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तजवीज़ थी, वो काबीना ने अप्रूव की है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये एक अच्छा गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, और अल्लाह करे कि ये कामयाबी से ये स्कीम आगे चले और इससे आप मुस्तफीद हों। और लास्टली 2 दफ़ा मेरे माजी के बजट्स में मियां नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने एक काम किया था, आपको याद होगा 1999 पहली दफा था कि जो बेवा जो उनकी इनकम नहीं है, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं है और उनके स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉर्पोरेशन से होती थी, तो उनके जो लोन्स थे वो गवर्नमेंट ने पिक किए थे और उसको राइट ऑफ किया था। दूसरी दफा 2017 में यही काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि जैसे आप बिस्क में कम आमदनी वाले लोगों की हैंड होल्डिंग करते हैं, आप अभी इंक्रीज 35% आप विच साउंड्स ऑब्वियसली वेरी रीजनेबल एंड वेरी स्मार्ट। तो उसी तरह हमने जो इस वक्त स्मॉल बिजनेस तो आपको पता है मर्ज हो चुकी है एसएमई में, अभी जो है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस में जो डाटा हमने मंगवाया स्टेट बैंक के जरिए उसमें काफी विडोज हैं जो लोग जिनकी डेथ हो गई और वो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो वर्चुअली बैड लोन्स भी हैं होंगे क्योंकि उनकी बड़ी अपनी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है। तो उसका फैसला किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी दफा अल्लाह ताला इस दफा शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप में मुझसे काम ले रहे हैं। दिस वाज एन आइडिया कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां भी हम ये बाई दी भी आपको याद होगा बिस्क का आइडिया भी अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में मैंने दिया,
और वो उस वक्त मैं कैबिनेट में था, और जो ब्लूप्रिंट बजट मैंने छोड़ा था उसमें 34 बिलियन की एलोकेशन भी छोड़ के गया, और उसका नाम जो है वो फिर बाद में पब्लिक हुआ जब बजट पेश हुआ। हमें 13 मई 2008 को हमने रिजाइन कर दिया, जजेस रेस्टोर नहीं हुआ उस वक्त, एक पॉलिसी डिसीजन था 6-7 हफ्ते के बाद। तो वो उस वक्त ये इनकम सपोर्ट फंड जो है बिस्प के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ। 34 बिलियन 5 साल में 40 अरब पे गया। हमें 2013-18 में स्टेज मिली, हमने 124 से उसको अल्हम्दुलिल्लाह 40 अरब से 124 पे लेके गए। और इस टेन्योर में मैं समझता हूँ कि फास्टेस्ट ग्रोथ है कि जब ये गवर्नमेंट आई है तो बिस्प का बजट 250 अरब था। अब इस साल यानी आप कह लें 14-15 महीने में, बट विल कवर द फिजिकल ईयर, तो 2 साल के अंदर 250 अरब जो है वो 450 अरब पे जा रहा है। इससे ह्यूज इंक्रीज अल्हम्दुलिल्लाह 80%। तो बस अल्लाह ताला कबूल करे ऐसे काम। हमें, मैं समझता हूँ कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हर एक को ये सोचना चाहिए कि हम अपने उन जो कमजोर बहन भाई हैं उनका जरूर ख्याल रखें, जितनी स्पेस मिल सकती है उनके लिए हम वो एलोकेट करें। इससे पहले कि मैं आपको तकलीफ दूं और आपसे मैं पूछूं, जो चीजें कल रात से अब तक मेरी और मेरी टीम की यानी नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में आए हैं कि क्या क्या कंफ्यूजन या डिस्कशंस हैं, वो मैं समझता हूँ कि जो मेन मकसद है उसको क्लैरिफाई करना भी बहुत जरूरी है। वो चंद चीजें हैं जो हमने कल से आज तक नोट की हैं एज ऑफ टुडे। एक तो ये है कि जी ये पाटा जो कि न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, NMDs, उसके हवाले से काफी क्वेश्चन थे कि जी ये एग्जाम्पशन कुछ लोग कहते हैं हुई है, क्यों हुई है, बहुत डिबेट चल रही है जाहिर है। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली पेशावर में गए थे, जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज KP से मौजूद थी और उनकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट मौजूद थी, गवर्नर हाउस में मीटिंग, गवर्नर साहब भी थे, तो ये उस मीटिंग में ये अच्छा खासा इसके ऊपर डिस्कशन हुई। और वहां की एक बड़ी यानी ऑलमोस्ट यूनानिमस ये रिक्वेस्ट थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए। तो उसको हमने इसलिए 1 साल के एक्सटेंड किया है। इसलिए आपने देखा कल हमने कर दिया। रात मुझे बहुत हैरानगी हुई कि कुछ टेलीविजन पे टिकर चल रहे थे कि जी दूध के ऊपर 9% सेल टैक्स लग गया। तो वो फिर डिबेट ये हो रही थी कि जी कल ग्वाले भी बढ़ा देंगे, हालांकि उन पर कोई असर होना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि वो जो है अपना आपके मिल्क पैक इस तरह के जो होते हैं प्रोसेस मिल्क, वो उसके ऊपर यानी अगर लग गया तो वो लामहाला, ये हमारी माजी की तो यही रवायत है। तो वो मैंने कहा ये तो लेट मी टेल यू कि दिस वाज वन ऑफ द प्रपोजल। मेरा ख्याल है कि किसी को पुराना पे अपना हमारे लोग यहाँ हैं जिनको हर चीज कागज मिल जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं, चाहे वो उन्होंने पता नहीं क्या रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा ख्याल है वो किसी को पास पुराना पेपर चला गया, क्योंकि मुझे काफी मैसेज इसके ऊपर आए और फिर टीवी पे भी वो चल रहा था। तो हम क्लैरिफाइंग कि कोई मिल्क के ऊपर आपके पास फाइनेंस बिल मौजूद है, आप उसे चेक कर ले, लेकिन ये गालिबन जो हमारे प्रपोजल्स अंडर डिस्कशन थे उसके नतीजे में ये निकला है। बाय द वे दिस वाज द प्रिसाइज रीजन कि जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया कि फिर ठीक है, कि क्योंकि अगर ये होगा तो मेरी भी ये व्यूज थे कि ये ग्वाले जो है वो अगले दिन पूरे पाकिस्तान में 10% उन्होंने इंक्रीज कर दी कीमतों दूध की। तो वो हर यानी गरीब से गरीब की भी रिक्वायरमेंट है, चाय के लिए, बच्चों के लिए। और आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 90% जो है वो ये नॉन पैकेज में इस्तेमाल होता है। मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब क्या नंबर है, ऐसी है। तो ये 10% सिर्फ मिल्क ये इस्तेमाल होता है, और 10% की इंक्रीज ने पूरे 90% पे बगैर किसी वजह के, जैसे 5 रुपए डीजल होता था तो नाल 1 रुपए चीजों की कीमतें 2 बढ़ा देते, वो होना था। तो वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये नहीं किया, और ये पार्ट नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, कैटेगोरिकल, देयर इज नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज मिल्क। तीसरी जो बहस चल रही है, और मेरे साथ भी कल मैंने 2 प्रोग्राम जो प्री कमिट किए हुए थे चंद महीनों से मैंने वो किए, तो दो चैनल्स के साथ, उसमें भी एक में ये जिक्र हुआ लोग भी कि जी ये इतना बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो क्या इकट्ठा हो जाएगा 2963। यस, वो डूएबल है। और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो इसमें स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं प्रोजेक्टेड 11 से 13 अरब, और उसकी वजह यह है कि ये जो 3,500 4,000 से नीचे प्रोजेक्शन थी जो 7,300 में चली गई है, ये सारा साइकिल है। आप माशाल्लाह समझते हैं
कि जब स्टेट बैंक वो यानी उनको देता है OMO और वो फिर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं, तो ये अल्टीमेटली जो स्टेट बैंक को जो प्रॉफिट होता है तो दैट इज स्टेट बैंक अपना फेडरल गवर्नमेंट को वो डिविडेंड के तौर पर ये प्रॉफिट देते हैं, ये देते हैं, शेयर देते हैं। तो वो हमारी बड़ी रियलिस्टिक वर्किंग है। स्टेट बैंक और ने अपना इंडिपेंडेंट तमाम वर्किंग करके ये फिगर जो है वो यानी कमिट किया है और गवर्नमेंट को कन्वे किया है। दूसरी मेजर आइटम है PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो 869 बिलियन 869 अरब इसमें प्रोजेक्टेड है। ये दो आइटम आप मिला लें तो ये 2 बिलियन तो यही हो जाते हैं, सिर्फ ये दो आइटम्स। तो उसमें भी मुझे भी पूछा कि ये कैसे होगा, इस साल तो नहीं हुआ वगैरह वगैरह। एक उसमें दो चीजें, एक ये है कि पिछले साल आपकी 50 रुपए थ्रू आउट दी पीरियड ऑफ फिस्कल ईयर वो नहीं थी, वो ग्रेजुअली हुई। IMF की जो कंडीशंस जो मानी हुई थी माजी में, उसको इंप्लीमेंट करते करते आप एक टाइम लाइन के साथ उसको, पहले तो वो डिले हो गई जब पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया और रिवर्स कर दिया, तो उसको पूरा किया गया। तो पूरे साल 50 रुपीज पर लीटर उसमें नहीं था। दूसरा ये कि इसको बेस किया गया कि जो लेटेस्ट लास्ट क्वार्टर के जो कंजम्पशन के फिगर्स हैं इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तो आई थिंक कैलकुलेशन इज वेरी रियलिस्टिक और इंशाल्लाह ये मीट होगी। इसी तरह इंटरेस्ट डिविडेंड्स वगैरह 260 बिलियन, तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत ओवर प्रोजेक्टेड है। दे आर ऑल वेल डिबेटेड, वेल कैलकुलेटेड विद द रेलेवेंट जो है इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह था कि जी ये जो टोटल टैक्स है, ये मुझे सवाल रहा कि जी ये 7200 पहले इस साल 7600 प्लस था, अगले साल ये आप रिवाइज कह रहे 7200 होगा, तो ये कैसे 9200 होगा? तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जो टेक्निकल इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं और रहे हैं माजी में या आज भी, उनको बड़ा सिंपल पता है कि आपकी अगले साल की टैक्स कलेक्शन में दो मेजर फैक्टर होते हैं। आपकी इन्फ्लेशन क्या प्रोजेक्ट हो रही है, आपकी ग्रोथ क्या प्रोजेक्ट हो रही है। वो तो दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि इसने इतना तो बढ़ना ही बढ़ना इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसेस। तो जो 7200 है, अगर आप 21.5% इन्फ्लेशन 3.5 वो लें 24.5, तो करीबन आपका जो है 1800 बिलियन तो ये हो जाता है। तो आप ऑलमोस्ट 9000 पे हमारे नए टैक्स में ये जो है, जब मैं कहता हूँ कि टैक्स हमने नहीं लगाया तो सिर्फ 200 अरब के हैं, और वो भी ऐसे हैं कि जिसमें या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या मसलन वो कहा जी 0.6% वो जो है कैश विड्रॉल पे लगा दी। कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है? नया मेजर नहीं है ये चंद साल पहले तक ये लगा हुआ था। इसको अलबत्ता खत्म जरूर किया पिछली हुकूमत ने, तो मैं समझता हूँ कि खत्म नहीं करना चाहिए था। अभी भी जो ये प्रेफर करते कि हमने नॉन फाइलर रहना है, हमने कैश ट्रांजैक्शंस करनी है, हम जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो हमारा हिस्सा उसको हमने नहीं आने देना, तो लेट देम पे प्राइस। तो मैं समझता हूं कि ये मैं इसको एज सच टैक्स नहीं गिन रहा। मैं समझता हूं कि ये जो 200 बिलियन के टैक्स मेजर्स हैं वो मोस्टली इस टाइप के हैं जिसमें आपने ये डॉक्यूमेंटेशन को तरवीज देने की है या कोई नॉर्मली दूज की है, तो दे आर नॉट रियल न्यू टैक्स मेजर्स। और ये भी डायरेक्ट है बाय द वे, ये इन्फ्लेशनरी भी नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट 180 चेयरमैन साहब 175 बिलियन आउट ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ अबाउट 205 बिलियन के जो नए मेजर्स हैं वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे, यानी जो निकाल रहे पैसे उसके ऊपर पड़ने हैं, तो उसका कोई इन्फ्लेशनरी नहीं है इंपैक्ट जो है। इसी तरह जैसे मैंने कहा रिवाइवल ऑफ एक अच्छी स्कीम है टू डिस्करेज कि जी आप कैश की बजाय उसको आप इस्तेमाल करें। इसी तरह PDL के रेट पे भी मुझे रात सवाल हुआ कि जी क्या आप कोई बढ़ाने जा रहे हैं। मेरी इस गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो 4 शेड्यूल में ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट की पावर है, ये एनॉमली है कि 5वें शेड्यूल में नहीं थी, वो दी गई है, बट दैट डजंट मीन कि उसको हमको इस्तेमाल करके तो 50 रुपए लीटर से ऊपर जाने का कोई प्लान है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट इट इज जस्ट टू रिमूव दैट अनॉमली कि 5 शेड्यूल्स है, 4 में गवर्नमेंट के पास है कि वो दे कैन चेंज, बट दे 5वें में नहीं है जिसमें फॉल करती है। इसी तरह क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के यूज की बात, रात मुझे उसके मैसेज आए कि जी ये जो इस्लामाबाद में हमने कहा कि जो 15% जो रेस्टोरेंट पे आप जाएं कैश पे GST देते हैं, अगर आप शायद मैंने तकरीर में कह दिया क्रेडिट कार्ड वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5% मिलेगा। उनका डेबिट भी होना चाहिए, डेबिट कार्ड आर इंक्लूडेड, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो। मकसद ये है कि डॉक्यूमेंटेड कंजम्पशन आप अपने कार्ड से इस्तेमाल करें, चाहे वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है,
और आप उसमें आपको 1/3 कर दिया गया है 15%। अगर आप कैश पे आज भी देंगे तो फिर ऑब्वियसली सेल टैक्स रिमेन्स इन रेस्टोरेंट्स के ऊपर 15% जी। इसी तरह ये बड़ा कल से फेमस चल रहा है कि जी 111 सब सेक्शन 4 शवाज राना साहब का फेवरेट कल से चल रहा है सब्जेक्ट। तो ये क्या कर दिया यार, जितनी बिजनेस कम्युनिटी मुझे आके मिली है, ये अभी चंद साल पहले 5 साल पहले आपने उनको $100,000 रफी दिए हुए थे, आपने उनको 10 मिलियन रुपीस दिए थे जो कि 104 पे डिवाइड करे, बल्कि 100 एवरेज 102 पे, तो वो $99,500 $100,000 आपने उसको आधा कर दिया, रेट कहीं चला गया। आई हैव नॉट मेट एनी चेंबर ऑफ कॉमर्स जिसने ये डिमांड ना की होगी जी वो एक हमें एक फैसिलिटी थी, हमें अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, चीजें होती है, हम लोगों से अपने रिश्ते मंगवा लेते हैं इस तरह, तो उसको रिवाइव किया गया। इट इज नॉट अ न्यू मेजर, इसको करेक्ट किया गया है और उसको आज से 5 साल पुराने की सतह पे लेके जाया गया कि जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसमें ना हमें कोई परेशान होने की जरूरत है, ना हमें कोई, ना ये कोई नई एमनेस्टी स्कीम है, ये ऑलरेडी लॉ में मौजूद है और इसकी लिमिट को करेक्ट किया गया है जहां ये पहले थी, और वो मैंने कोट कर दिया, आप चेक कर ले। आई एम श्योर कि सबको याद होगा 10 मिलियन होती थी और अपना $102 था, तो वही अमाउंट हमने, और ये सबकी डिमांड ऑलमोस्ट अक्रॉस दी बोर्ड हमने दर्जनों मीटिंग की है, वो बिजनेस कम्युनिटी के जी ये हमसे ज्यादती की, आपने बिल्कुल यानी क्रिपल करके रख दिया। तो वो एक गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उसको रिवाइव होना चाहिए। आई थिंक इट्स अ गुड मेजर और आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह ये जो है विंडफॉल का सवाल हो रहा है सेक्शन 99D कि जी ये क्या है। देखिए हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं, कई ममालिक में, आपको कम से कम हाफ ए डजन तो कंट्रीज के दे देता हूं जिसको चाहिए इस मीटिंग के बाद, नाम भी और कवानीन भी। भाई अगर कोई इंडस्ट्री में विंडफॉल गेन होता है, वो ऑब्वियसली इट इज एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो उन्होंने अपने कानून कवानीन बनाए हुए, उसके ऊपर द गवर्नमेंट ऑफ द डे वहां वो उसको विंडफॉल को, उस इंडस्ट्री को सेलेक्ट करती है, कोई अकेले को नहीं करती, और उसके ऊपर एक टैक्स लगा देती है। ये हमारी बड़ी कैंडिडेट इसमें बहस हुई है और इसमें हमने पूरी रिसर्च भी की है और हमारा ये फिर फैसला हमने किया कि इसको कानून में होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा विंडफॉल आए कहीं बहुत बड़ा, तो उसको कानून अवेलेबल हो कि आपको नया कानून ना लाना पड़े उस वक्त, तो वो अवेलेबल हो जाएगा इस इंशाल्लाह फाइनेंस बिल पास करने के बाद। नाउ रेट पे हमारी काफी बहस हुई, किसी ने कहा जी कि 90% होना चाहिए। देखिए एक प्रोफेशनल हमारी ये नहीं है कि हम अकेले बैठ के मैं फैसला कर लेता हूँ या प्राइम मिनिस्टर बेचारे फैसला कर लेते हैं। वी गो थ्रू ए प्रोसेस ऐसे फैसलों में, इसमें तो हफ्तों की और महीनों की मेहनत है। तो उस पर मैंने अर्ज किया कि 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मे आस्क व्हाई, क्योंकि 39% जनरली आपका टैक्स रेट है ऑन दी कॉर्पोरेट सेक्टर, और सीबीटी सॉरी स्पेशल टैक्स आपने सुपर टैक्स लगाया 10% तक, तो उसको हो गया 49। तो ये इसलिए वो 100% हो ही नहीं सकता था। तो माय कॉलीग्स अंडरस्टूड कि जी क्योंकि अनलेस यू एग्जम्प्ट, कि जब ये लगेगा तो फिर वो बाकी टैक्सेशन से एग्जम्प्ट होंगे, तो वो तो एक रूटीन के टैक्स तो देते ही है ना उसके ऊपर वो। तो ये हमारा एक वेल थॉट आउट एक हमने अपना टैक्सेशन सिस्टम में कानून लाए हैं। इंशाअल्लाह इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और जहां ये जरूरत होगी, जो अननेसेसरीली जो सेक्टर या जो अपना सेगमेंट अपना कंज्यूमर को और आवाम को गैर जरूरी उनको एक्सप्लॉयटेशन, मैं तो कहूंगा कि जरिए इस तरह के पैसे बनाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये फिर ये पैसे बल्क ऑफ इट शुड कम बैक टू द एक्सचेकर, ताकि वो आवाम के लिए इस्तेमाल किए जाएं। तो ये कानून उस हवाले से है। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई और सवाल होगा मैं कर दूंगा। कुछ हुआ कि जी बहुत ज्यादा हमने सब्सिडीज दे दी है। मैंने भी आपको सब्सिडीज का नंबर भी दिया भाई दी कि सब्सिडीज का नंबर है हमारा ऑलमोस्ट 1,000 यानी 1,074 और समथिंग 1074 आई थिंक। तो वो बेसिकली उसमें ओवर 900 बिलियन इज पावर सेक्टर अलोन। अब मैं इसको सिर्फ क्लियर कर रहा हूं। मैं समझता हूं इस पे हमें मजीद मेहनत करने की जरूरत है इस सेक्टर के ऊपर, और इंशाअल्लाह हमने ऑलरेडी बहुत काम किया इन पिछले 7-8 महीने में इसके ऊपर, और दैट्स व्हाई ये एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक था बिटवीन अस एंड द IMF प्रोग्राम। और वर्ल्ड बैंक का भी आपको पता है वो इसी हवाले से एक पेस प्रोग्राम भी है।
तो इस पे हमने बहुत किया, लेकिन बहुत काम करने के बावजूद हमें इस पे ऊपर फोकस करना है कि हम, इसीलिए आपने देखा कि इस बजट में रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा इसमें एम्फेसिस दिया गया है, एलोकेशंस की गई हैं। तो ये इस हवाले से मैं अर्ज करूं कि ये कोई नई मेजर सब्सिडी नहीं दी जा रही। ग्रांट्स के हवाले से पूछा गया, तो ग्रांट्स भी जो हैं वो भी उसकी भी तफसील सारी जो अवेलेबल है, उसमें बेस्प है, उसमें आपके AJK है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान है, वो ऐसी चीजें हैं कि जो कि आप हर साल देखते हैं, और उनकी जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है या उनकी जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें शायद आप देखें कि AJK के हवाले से थोड़ा सा एक जंप है। उसकी वजह है, देखिए आप जब से ये मंगला बना है, आप 2 रुपए 54 पैसे की बिजली देते हैं, बिल करते हैं, वहां नॉर्मल कीमत में बिकती है। वो एक्चुअली तो आप उसका सारा लॉस तो आपके आपको इधर देना पड़ता है, तो उसको रिकग्नाइज करके देना। आप उनके मंगला के पानी पे जो उनकी हकमंद है वो दें, और बिजली आप दें जैसे आप देते हैं बल्क रेट पे बाकी जगहों पे, तो वो तो फुल कीमत पे बेच रहे हैं। तो हमने इसलिए उनसे हमारी डिटेल नेगोशिएशंस पिछले कई हफ्तों में गवर्नमेंट ऑफ AJK के साथ फाइनलाइज हो चुकी है। स्कीम हैज बीन एग्रीड, सो वी विल पे देम नाउ। जो है वो उनकी फाइनेंसिंग जो बजट पाकिस्तान पिकअप करता है, ऑल एंटायर डेफिसिट वट एवर दे कलेक्ट थ्रू टैक्सेशन या दूसरे मेजर्स, बाकी हम देते हैं, उसमें ऑब्वियसली एक इजाफा आया, लेकिन वो इजाफा इस वजह से है। यू विल ऑल्सो हैव कि आप बिजली की कीमत जो है आपका इस ब्लीडिंग में आपका वो अमाउंट अब कम हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी बिलिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रेट। अब उनको ये नहीं होगा कि जो सब्सिडाइज एक रेट है। सो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड रिफॉर्म। हम उनको भी रिकग्नाइज करते हैं, दे हैव डन ए गुड जॉब, क्योंकि ये चीजें फिक्स होने वाली हैं जो कि दहाइयों से फिक्स नहीं हुई, इनको ठीक करने की जरूरत थी। इसमें वो एक उसमें इंक्रीज है। इसी तरह मैंने आपको सैलरी पेंशन अर्ज कर दी है जीरो सेक्टर में। ये एक और खबर चल रही है, इसको भी दूध की तरह क्लियर करना जी बहुत जरूरी है। ये चल रहा है कि जी सेल टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल जो है वो खत्म कर दिया गया है। ये खत्म नहीं किया गया। इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई हैं पिछले कई महीनों में, उसको हमने इंडस्ट्री को एंगेज रखा है गवर्नमेंट लेवल पे, उनको हमने कहा है कि ये पास करें। आपने देखा होगा कि पीछे काफी उन्होंने एडिबल ऑयल की कीमतों में रिडक्शन की, और खासकर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने एक पूरा इश्तहार दिया जिन एडिबल ऑयल पे जो तीन चार वैरायटीज हैं कितनी रिडक्शन है। तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि इसको ये मिस इन्फॉर्मेशन है। आपको फाइनेंस बिल में कहीं या मेरी तकरीर में कहीं नहीं मिलेगी कि हमने ये जो इसको खत्म कर दिया। एक ये भी कल मैंने कहीं सुना या पढ़ा कि जी ये जो शरिया कंप्लाइंट हमने अनाउंस किया है कि जी CDNS नेशनल सेविंग जो सेंटर्स हैं ये कब से अवेलेबल होंगे इंस्ट्रूमेंट्स, और ये नया शरिया बेस्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो इंशाल्लाह 1 जुलाई 2023 से ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो अवेलेबल होंगे। आई थिंक मैंने कोशिश की है कि जितने अपना कल से क्वेरीज, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिबेट्स, डिस्कशंस, एरियाज उसको कवर करूं, पर अगर अभी भी कुछ रह गया तो मैं हाजिर हूँ जी। कोई कौन जनाब? आपने तमाम के हवाले से बुनियादी तो आपने वजाहत कर दी, लेकिन एक दो चीजें अभी इसमें हैं। जी एक तो ये बता दीजिएगा कि इसका इतलाक कारपोरेशन, खुद मुख्तार, नीम खुद मुख्तार इदारे क्या उस पर भी होगा, और दूसरा ये कि इसमें जो 15% जो माली साल जा रहा है इसमें भी इजाफा हुआ था, उसको भी इंक्रीमेंट में शामिल नहीं किया गया था। अभी 30% 35% जो एडहाक अलाउंस की मद में इजाफा किया गया है, क्या ये इंक्रीमेंट के लिए भी कंसीडर होगा या नहीं होगा? और दूसरा सर एक सवाल सर क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन नहीं जी फरमाए। FBR का वो आपने नोटिफिकेशन भी उस पर अमल दरामद रोका था कि इनके एम्प्लॉइज ने लेटर्स भी लिखे थे छुट्टियों के लिए पे जाने के लिए माली मुश्किलात के हवाले से, कि इनका जो अलाउंस है जो फ्रीज किया हुआ बहुत अरसे से, कि क्या उसको डिफ्रीज किया गया है या नहीं किया गया? मेहरबानी एक सर नहीं एक सेकंड मैं उनको जवाब दे दूं यार। एक सेकंड भाई, एक सेकंड देखिए, एक तो ये है कि आपने फरमाया ये देखिए, या तो ना मैंने जैसे कैनी साहब को अर्ज किया था, या तो ना हम नई चीज कर रहे तो उसके एडहॉक रिलीफ अलाउंस दहाइयों से चल रहा है, जिस साल आता है वो बिल्कुल उसमें शामिल नहीं होता,
और ये 5-7 जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस चल रहे होते हैं, जब वो स्पेस मिलती है उसको आप उसमें मर्ज करते हैं। ओ भाई इंक्रीमेंट जाहिर है, अगर अलाउंस नहीं होते इंक्रीमेंट में उसका कैसे आप कैलकुलेट कर, अलाउंस इज सेपरेट है जी, मैं वही नहीं हो ही नहीं सकता ना, दिस सेपरेट आइटम, दैट इज द होल आइडिया। वरना फिर अब तक तो ये कंफ्यूजन काइंडली क्रिएट ना करें। ये जिस तरह एडहॉक रिलीफ अलाउंस ट्रीट होता है उसी तरह ट्रीट होगा। ये सेपरेट स्टैंड अलोन उनको अलाउंस मिलता है, ये उसमें डाल के इंक्रीमेंट नहीं होती, अदरवाइज तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। इसी वजह से जब भी स्पेस मिलती है, मुझे याद है कि 3-4 मैंने एक टाइम में मर्ज किए थे जब स्पेस थी, याद है जी आपको? वो जब आपको स्पेस मिलती है आप कहते हैं क्योंकि उसका अपना इम्पैक्ट होता है, उसका अपना आपका बिल और बढ़ता है। तो वो जो इंशाल्लाह जब स्पेस मिलेगी, अल्लाह करे जो भी माजी फ्यूचर में हो, उस वक्त होगा। एज ऑफ दिस ईयर ये एडहॉक रिलीफ अलाउंस है, स्टैंड अलोन है और इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। जो दूसरा आपने फरमाया कॉर्पोरेशन की बात, देखिए गवर्नमेंट जो अपना तो कर सकती है और कॉर्पोरेशन ऑलमोस्ट ऑटोनोमस है, जनरली वो फॉलो करती है। जैसे आपने मिनिमम वेज आप इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अनाउंस कर देंगे, आपकी तो वहां तक जिम्मेदारी है और आपका राइट है, लेकिन जनरली सूबे सारे आपने देखा होगा फॉलो कर दे, कई दफा वो 1-2 हज़ार ज्यादा और ऐड कर देते हैं। तो ये लेकिन अल्टीमेटली फिर प्राइवेट सेक्टर ने इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये आपका दूसरा। तीसरा आपने सवाल किया था FBR का, ये अपना हमने अंडर कंसिडरेशन है, जो आपकी बड़ी वैलिड पॉइंट है कि वो जो फ्रीज हुए हैं वो वी आर कंसिडरिंग इंशाल्लाह पॉजिटिव जी। 92 न्यूज़, ये बताइए कि क्या जो प्लान बी है उसका टाइम आ गया है? अगर आ गया है तो उसके असिस्टेंस के लिए कहीं से कोई एश्योरेंस मिली है? देखिए प्लान बी जो है वो आपका होता ही है सेल्फ रिलायंस और अपने पांव पे खड़ा होने का। जब आप उसके लिए काम करते हैं तो इंशाल्लाह इस पे ज्यादा पब्लिकली ज्यादा बात नहीं हो सकती, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान, मैंने जैसे कहा मुझे रात सवाल हो जी 31 दिसंबर, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना डिफॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं कहना चाहता था, ये बुनियादी तौर पे उन्होंने इस सिस्टम में गलतियां की हैं और ऐसी घिनौनी गलतियां की हैं कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े। दे आर पार्टनर्स इन दैट क्राइम, इसलिए काफी है जी। सर एक छोटा सवाल, हमारे निजकारी प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 अरब रखे गए हैं, इसका मतलब है कि हमें पाकिस्तान स्टील मिल्स, PI है, जो दूसरी ब्लीडिंग हमारी एंटिटीज हैं, उनसे जान छुड़ाने की कोई मनसूबाबंदी अगले साल में नहीं है। सर दूसरा छोटा सा सवाल, एक हमारे साथ बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ, हम कैपेसिटी पेमेंट पे बिजली के हेड में बहुत ज्यादा बड़ी पेमेंट कर रहे हैं। एक तरफ हम उस बिजली के पैसे दे रहे हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में ऐसी है, खासकर सिंध और बलूचिस्तान में, जिनको बिजली के कनेक्शन मुहैया नहीं किए जाते, जिनको बिजली के नए कनेक्शन नहीं मिलते। लाखों की तादाद में दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हैं हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में। सर इसमें कोई ऐसा इसको एडजस्ट किया जा सके कि लोगों को बिजली भी मिल जाए, हमारी कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस भी कम हो सके। सर एक सर रिक्वेस्ट है, सवाल नहीं है, एक बहुत बड़ा जुल्म सर इस्लामाबाद में हो रहा है। हमारा जो मिनिमम वेज है सर, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमारे जितने भी गार्ड्स ड्यूटी करते हैं 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, किसी को मिनिमम वेज नहीं मिलती जी। इसका कोई गवर्नमेंट हल कर सकती है कि उनको मिनिमम वेज ही मिल जाए और उनकी ड्यूटी टाइमिंग भी इंश्योर हो जाए। 8 मैं अर्ज करता हूँ अशरफ साहब, ये जो आपने पहला फरमाया, देखिए ये तो एक आपने सॉवरन कमिटमेंट्स की हुई हैं, एक आपके आपको तो पता है कि पिछले साल 1.5 साल में एक राउंड हुआ, उसमें कोई टैरिफ की रीएडजस्टमेंट्स हुई और काफी एक प्रोसेस हुआ, जिसको अभी इसको मैं समझता हूं कि हमें बड़ा प्रूडेंटली देखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि उनके जो फाइनेंशियर और जो लेंडर्स हैं वो ब्रॉड हैं और सब ने आपके साथ जो कॉन्टेक्ट किए हुए हैं वो डॉलर टर्म में आपको पेमेंट करनी होती है, ठीक है ना जी, क्योंकि उन्होंने अपने लोन्स लिए हुए हैं। ये एक ऐसी चीज है कि हुकूमत इसको बड़े गौर से स्टडी कर रही है, लेकिन आपको सारी चीजें मद्देनजर रखनी होंगी। फिर आपकी एक बदनामी होती है कि जी ये सॉवरन कमिटी के बावजूद ये रीएंगेज कर रही है। बदकिस्मत एरिया है। मुझे याद है कि 97 में भी इसमें जो कुछ हुआ आपको याद होगा, एक सरताज जी साहब की कमेटी बनी, फिर गौर यूसुफ कमेटी बनी, फिर वर्ल्ड बैंक की रिक्वेस्ट पे फिर प्राइवेट सेक्टर कमेटी बनी, मिलर ट्रैक्टर के MD को लगाया गया उसका हेड। तो मुझे वो सारी याद है कि काश कि हम अपने आप को जो है ना इस सेक्टर को रिफॉर्म करें। हम 1000 बिलियन सब्सिडी सालाना नहीं दे सकते, ना होनी चाहिए, इसे ह्यूज अमाउंट। तो इसके
मैं करूंगा कि गवर्नमेंट इसमें प्राइम मिनिस्टर बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, पावर डिवीजन की मीटिंग बार बार करते हैं। डिस्को जो आप है बिल्कुल सही है, वन ऑफ दी हाईएस्ट नॉन रिकवरी इज कैस्को, और ये हमारी बदकिस्मती है कि एक तरफ हमारा इतना रिक्वायरमेंट्स है और टाइट पोजीशन है, और दूसरी तरफ रिकवरी में प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इज आई थिंक फैसलाबाद और इस्लामाबाद, तो ये दोनों बड़ी अच्छी हैं। तो एक आपने देखिए कुछ फैसले हुए हैं वो आज से नहीं कई दहाइयों से हुए, वो अगर आप उसका खोलना चाहते हैं तो शायद ये वक्त ना हो, आने वाले इलेक्शन के बाद होना चाहिए। मसलन आपने फैसला किया जो लोएस्ट डिस्को है पाकिस्तान में, वो उस पूरे पाकिस्तान में उसका रेट लगेगा, इवन कैस्को पे वही लग रहा है, कराची इलेक्ट्रिक में। क्या हम उसको रियलाइज हमने किया जब ये फैसला किया कि पाकिस्तान में अगर 10 डिस्को हैं, एक का एवरेज रेट जो है वो 15 रुपए है, दूसरे का 16 है, अगले का 17 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है। आप हर डिस्को का डिफरेंशियल आप ये बजट पे कर रहे हैं, भाई आप एवरेज ही लगा देते यार, ताकि जो कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो बुरे परफॉर्म कर उनकी एवरेज हो जाती, कम से कम कॉस्ट तो टोटल रिकवर हो जाती। क्या आज आप कर सकते हैं? आई थिंक इट्स वेरी बिग क्वेश्चन, एंड एज ए सेड के ये सेक्टर जो है वो इसको पूरी तरह देखा भी जा रहा है। जो मिनिस्टर एनर्जी हैं, जो सेक्रेटरी एनर्जी हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद, और फिर मुझे भी वो इन्वॉल्व करते हैं, हम इसको देख रहे हैं कि इसको कैसे हम निकले। आपका आखिरी सवाल मिनिमम वेज का है। मैं समझता हूं कि सिविल सोसाइटी शुड ऑल्सो प्ले इट्स रोल। मैं आप ये तो नहीं कहूंगा अशरफ साहब आप कंप्लेंट भेजिए कि आपने स्पेसिफाई किया है कि गार्ड को 15,000 या कम मिल रहा है, 18 नहीं मिल रहा, 25 या 32, आप भेजिए कंप्लेंट टू द गवर्नमेंट, लेट गवर्नमेंट टेक। देखिए हमें ऐलान तो नहीं होगा, तो ये बेसिकली ये प्राइवेट सेक्टर में इसने एनफोर्स होना है, लेकिन अगर नहीं होगा तो आई एश्योर यू कि ऐसी अगर कंप्लेंट्स होंगी, आई विल मेक श्योर कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के जरिए इसको टेकअप किया जाए, उनको रिक्वेस्ट की जाए कि भाई आपकी मेहरबानी है, आप इसको फॉलो करें। बात सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, उनको और नौकरी नहीं होती, वो कर लेते हैं, तो उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसको मैं समझता हूं हम सबका फर्ज है कि इसको हम, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि उसको इल्हाम हो गया जी कहाँ कौन एम्प्लॉयर पे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और ये आप हमारी मदद करें, हम आपके साथ हैं इसके ऊपर। जी इसाक डार साहब, सरकारी प्रोग्राम कीजिए। निष्कारी जी निष्कारी प्रोग्राम में डिस्कोस को देखा जा रहा है। पीआईए जो और पाकिस्तान स्टील की आपने बात की, हम काफी एडवांस स्टेज के ऊपर, इवन हमने परसों भी मीटिंग की है आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स, और उसमें आपको पता है कि ट्रांजैक्शन जो एडवाइजर है वो आईएफसी को एंगेज किया हुआ है, और वो बहुत प्रोफेशनल है, कई कंट्रीज उन्होंने ये काम किया है। तो जहां एक तरफ आपकी एयरपोर्ट्स के ऊपर फैसिलिटीज, उसकी एक्टिविटी बहुत इंप्रूव नजर आएगी। मैं अब तो बड़ी सारी, इवन हीथ्रो इज आउटसोर्स आपके मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स, तो उसमें उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज हैं इस वक्त इंटरेस्टेड, 12 कंट्रीज से कंपनीज जो कि इसमें इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहती हैं। तो ये कोशिश हो रही है कि जुलाई में पहली कम से कम एयरपोर्ट जो आउटसोर्सिंग है वो उसका यानी बिडिंग प्रोसेस और मांग ली जाए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इंशाल्लाह बाकी डिस्कोर्स पे ऊपर एक है। देखिए अभी टाइम ये 7-8 महीने जब से मैं आया हूँ, और इवन गवर्नमेंट के लिए भी ओवरऑल ये इनफ टाइम नहीं होता। आपको भी पता है कि इतने बड़े बड़े काम, आपको एक बहुत बड़ी एक आपके पास मेन्यू था, उसमें से जो सिलेक्टिव चीजें कीपिंग इन यू द चैलेंजेस यू हैव टू डील विद, उसमें आप उसमें हम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह इंशाल्लाह करेंगे, हमें मौका दोबारा अल्लाह देते हैं तो ये चीजें करने वाली हैं, और बड़ा सीरियसली पहले साल 1.5 साल में करने वाली हैं। सर हुसैन, खैबर टेलीविजन से। सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ द जर्नलिस्ट कम्युनिटी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को वफाकी बजट का हिस्सा बनाने पर। सवाल की तरफ आता हूं सर, मार्च में गवर्नमेंट ने प्लेज किया था कि लो इनकम ग्रुप्स को पेट्रोल के ऊपर फी लीटर के हिसाब से 50 रुपए सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन हमने वफाकी बजट दस्तावेज में कहीं पर भी इसका हवाला नहीं देखा, तो क्या वो जस्ट एक नारा ही था? थैंक यू। मैं अर्ज करता हूं जी, इसमें बेसिकली भाई ये हुकूमत ने तो आपको ये आधा आपने कोट कर दिया, आधा नहीं किया। वो पूरी स्कीम ये थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच थी कि 50 रुपए 800 सीसी से ऊपर गाड़ियों को और व्हीकल्स को चार्ज किया जाए, ज्यादा जो भी बने, लेट से प्राइस 280 है, उनको 330 किया जाए,
और जो 800 और उससे कम है मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल्स और गाड़ियां, उनको वो 50 रुपए कम किया जाए। तो गैप इसी 100 रुपए की बात हो रही थी कि दोनों में ये कंजम्पशन जो है जो करीबन 51-49% है, तो ये टेक्निकली डूएबल। क्रॉस सब्सिडी है, बजट से कुछ नहीं देना, लेकिन समहाउ जो अभी हम जो लैंडिंग और बोरिंग प्रोसेस में हैं वो कुछ जगह पे हजम नहीं हुआ और वो अभी तक वो कुछ फाइनलाइज नहीं हो सका, लेकिन बजट से इससे कोई लेना देना पहले भी नहीं था। और ये स्कीम जो है ये अगर होगी तो ऑब्वियसली क्रॉस सब्सिडी के बेसिस पे होगी। लेकिन मैं वैसे पूछता हूं, मुझे नहीं पता कि इस हाउस में कितने लोग हैं जो 800 सीसी ज्यादा गाड़ी वाले बैठे हैं, उनको बिकरिंग जरूर थोड़ी सी होगी। दे विल आल्सो फील इल कि यार ये मैं उससे मैं आई एम श्योर जी आजकल 800 सीसी राना साहब कहाँ गुजारा होता है, वो इसलिए मैं यानी सेठ आदमी है ना जी, तो मैं नहीं, मैं कह रही इसलिए कह रहा हूं कि ये स्कीम में काफी मेरी जाती भी ये फीलिंग है कि चाहे 800 से ऊपर है उसको भी या तो गवर्नमेंट दे सब्सिडी, वो तो फिर बनता है, वो स्पेस भी नहीं है तो ना ही किसी ने देने देनी आपको चाहे। तो अभी ये वो स्कीम जो है ना इसलिए अभी तात्तुल का शिकार है जी। अच्छा सर, एक मरतबा फिर एक बड़े खसारे का बजट पेश किया गया है और खसारों को कम करने के हवाले से आपने जो सर्वे वाले दिन भी आज भी जो जोर दिया है वो है बरामदात पे। कॉटेज इंडस्ट्री एसएमईज ऑलरेडी ही 2013 से 2018 में उनका बट्टा बैठ गया, खत्म हो गई। अभी आप बरामदात बढ़ाने के लिए क्या इकदाम करेंगे? और जो जरी बरामदात बढ़ाने के हवाले से आप बात करते हैं, कॉटन का जो रकबा है हमारा वो 40% सुकड़ गया है, उसको रिवाइव करने के लिए क्या इकदाम करेंगे? और दूसरी जो अहम चीज है कि हमारा जो जीएसपी प्लस है ये दिसंबर में खत्म हो रहा है और जुलाई में उसकी रिपोर्ट, सवाल है सबको मौका देना बस, ठीक है। जीएसपी प्लस खत्म हो रहा है, जुलाई में उसकी रिपोर्ट भी शायद होनी है और पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। ठीक, आपके साथ डायरेक्टली इन टच है, वो बता रहे हैं आपको अच्छी खबरें नहीं। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ एक तो भैया आपने जो कहा ना खसारा, आपने वो काफी एरियाज कवर किए हैं, पूरा बजट ही कवर किया माशाल्लाह। तो खसारा जो है आप खसारे को परसेंटेज टर्म में देखते हैं जीडीपी, तो वो तो पिछले साल 7.9 था, ये साल क्लोज हो रहा है 7 है, अगले साल 6.5 रखा गया। तो अब आप अगर एब्सोल्यूट नंबर्स को करेंगे तो अगर आपकी जीडीपी 105 ट्रिलियन पे जाएगी तो जाहिर है कि वो, तो इसलिए परसेंटेज में दी रियलिस्टिक सारी दुनिया वो उसको देखते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है। इससे मजीद गुंजाइश नहीं थी, हमने पूरी कोशिश की है कि जितना नीचे लेके जाया जा सके इसको लेके जाए। आपको याद होगा कि जो लास्ट ईयर था, चूंकि आप 13-18 में कभी जिक्र किया, मैं बताता हूँ, पता नहीं आपने कौन सी कॉटेज इंडस्ट्री देखी जो खराब हो गई, 6.1% जीडीपी ग्रोथ थी। तो मेरा ख्याल है या तो कोई छुट्टी पे बाहर रहे हो 2-3 साल और आपने सुनी बात कर दी पीटीआई की। ये बिल्कुल जो इकोनॉमी वाज टेकिंग ऑफ, ये 24वीं इकोनॉमी ऐसे नहीं बन गई थी, मैंने नहीं उसको 24वीं इकोनॉमी डिक्लेयर किया, ग्लोबल अदारों ने किया। मैंने नहीं कहा था कि पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान जब 20वीं मईशत में शामिल हो जाएगा, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने कहा था। तो व्हेन यू गिव अ स्टेटमेंट प्लीज डोंट बी बायस्ड, गिव अगर आपको पता नहीं तो और बात है। तो इस जो आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, देखें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं भैया कि एक्सपोर्ट्स को हम इनकरेज करें, लेकिन उससे आप हमारी देखें कि जो प्रायोरिटी एरिया थी, जब हम मुश्किल तरीन फेज में इस साल में गुजरे हैं, ये देखें ना आपके पास 2 चॉइसेस थी, आप या तो बिजनेस एज यूजुअल करें, जिसने इंपोर्ट कर रही है वो दें, या आप फिर अपना कह लेंगे जो हमारी पहली जो है चैलेंज वो कि हमने इंशाल्लाह जो मर्जी ये कहें सूडो इंटेलेक्चुअल पंडित्स और माजी के गुनाहगार के हमने ये डिफॉल्ट हो रहा है, हमने डिफॉल्ट नहीं होना, या हमारा ये ऑब्जेक्टिव। आई थिंक डिग्निफाइड जो नेशंस हैं उनका यही होना चाहिए क्योंकि हमने अपनी डिग्निटी पे पाकिस्तान के उसको आंच नहीं आने देनी, हम अपना पेट काट के बाकी चीजों पे हम कॉम्प्रोमाइज करें, यही किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट वक्त पे की, वो जो कहते हैं बॉन्ड पे ही नहीं होता वगैरह वगैरह। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि इसको एक्सपोर्ट्स के हवाले से हमने तीसरी प्रायोरिटी नहीं बल्कि यू कैन से वर्चुअली फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी थी फूड, फार्मास्यूटिकल, एक्सपोर्ट्स के हवाले से उनका रॉ मटेरियल, उनके स्पेयर पार्ट्स, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो, ये था हमारी टॉप प्रायोरिटी इन महीनों में अब तक। तो मेरा ख्याल है कि बाकी यस को कॉन्ट्रैक्शन तो हुई है ना ओवरऑल बिजनेस की, तो उसमें तो सबको पता है, इसीलिए तो हमारी 0.29 हुई है। लेकिन उसकी क्या डिड वी हैव अ चॉइस? चॉइस तो दूसरी बहुत खतरनाक थी। आप जरा 2, 4, 6 महीने आपका लास्ट क्वार्टर
और पिछली जो पीटीआई गवर्नमेंट थी कितना ड्रेन हुआ फॉरेन रिजर्व, 6,400 बिलियन एक क्वार्टर में। तो मैं अगर वो स्पीड होती तो ये आपको ज्यादा 1.5 क्वार्टर और मिल जाता। तो हमें ओवरऑल देखना है कि हमने पाकिस्तान को, तो ये हमारा सबका कंबाइन मेरा भाई है। जहां तक जीएसपी प्लस की है, इसमें हम पूरी तरह जो एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें भी आपको पता है कि कुछ उनके होते हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से होते हैं, उनके पॉलिटिकल भी जो इन्फ्लुएंस होता है, उसको हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस प्रोएक्टिवली डील कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जीएसपी प्लस शुड बी एक्सटेंडेड, आई होप सो इंशाल्लाह। सियाल साहब सुनो टीवी से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे मुल्क में ग़िज़ाई अशिया की दस्तयाबी है, बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। पाकिस्तान में जो स्टंटेड बर्थ रेट है वो 40% है, और ये बहुत ज़्यादा एक गंभीर सूरत हाल पैदा हो गई है कि लोगों को ग़िज़ाई पूरी नहीं मिल रही। फिर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूलों से बाहर हैं। और अभी जिस तरह के आपको ये डिजिटल इकोनॉमिक आपने सर्वे जो करवाया है, उसमें ये मेंशन हुआ है कि जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.9% नहीं है, 3.6% है। इतनी ये खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है आगे, इसके लिए आपके कोई मेजर्स इस बजट में नजर नहीं आ रहे? जी जहाँ तक आपने स्टंटिंग की बात की है, मुझे पता चला कि यूएन के अदारे ने रिसेंटली कुछ मीडिया के लोगों को यूएस एम्बेसी में कुछ शेयर किया है, इस तरह के नंबर्स 45 के करीब। तो इस पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसकी कितनी यानी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है या कितना इसका एक्यूरेसी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज है वो इस पे फौरी तौर के ऊपर, ये मुझे किसी साथी ने ये बताया, मीडिया के साथी ने, कि इस तरह डिस्कशन हुई है और ये बताया गया है। तो एक ये इसको हमें एड्रेस कर रहे हैं और हुकूमत कर रही है। दूसरा, आपने प्राइमरी स्कूल का जो बताया, आपने देखा कि जो एजुकेशन है इट्स ए डिवॉल्व सब्जेक्ट, हेल्थ एजुकेशन, और इसी के लिeu में ऑलमोस्ट 20% जो है स्पेस एनएफसी के जरिए जो रिवाइज हुआ था 2010 में, वो शिफ्ट हो चुकी है। पहले 47.5 अपना होता था और 57.5 फेडरल गवर्नमेंट, 42.5 सूबस। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट पहले 5 एडमिनिस्ट्रेटिव पहले काटती थी, बैलेंस 95 डिस्ट्रिक्ट होता था इस रेशो। ये 1% हो गया 5%, वो उल्टा हो गया 42.5 फेडरल ऑफ, तो वर्चुअली 60-40 हो गया होगा, राउंडेड ऑफ। तो इतनी बड़ी स्पेस, इसी वजह से 18वीं तरमीम को मद्देनजर रखते हुए एनएफसी और दोनों इंटीग्रेटेड थे। अब मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी सूबों की है और काफी जगहों पे अच्छा वो उस पर फोकस, ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है। बाकी सूबों पे ये हमारा सीसीआई में एक्टिव एजेंडा ऑफ डिस्कशन होता है और होगा बड़ी जल्दी। तो ये आपका बहुत यानी बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है। तीसरा, जो पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से आपने फरमाया, वो अलार्मिंग है, ये सस्टेनेबल नहीं है, और रिलीजियस बाउंड्रीज के अंदर रहकर इसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये हमारी डिस्कशन क्लोज डोर में हुई है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो सेंसस में शायद नंबर्स कुछ इलाकों में या इस तरह कुछ शायद ओवर रिपोर्टेड है, वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन 3.6 बांग्लादेश का कहां से कहां चला गया है, तो आप ये तो सारी आपकी जो डेवलपमेंट है, एफर्ट है, उसको खा जाएगी। तो ये आपको बहुत, ये गवर्नमेंट इज वेरी सीरियसली डिस्कसिंग इट। ये एजेंडा इज ऑल्सो पेंडिंग फॉर कॉमन ऑफ प्रॉपर्टीज थी उस वक्त। करते 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 जब हम 2013 में आए, उस वक्त भी पंजाब के पीछे मैं लगा रहा, अपना उस वक्त शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे, सिंध में लगा रहा, पीछे लग लग के वो नंबर रिड्यूस होता था, 100 प्रॉपर्टीज पे आ गया। वो 100 प्रॉपर्टीज को फिर लगे रहे, वो अब करीबन 30s में है, 32-33 प्रॉपर्टीज। अब वो कहते हैं जी हमें प्रॉपर्टीज अब मजीद नहीं चाहिए। मैंने उसको इस दफा आते ही ये एंगेज किया और मैंने कहा कि हम एक और एफर्ट करते हैं।
बाई दी वे उसमें बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है, बहुत हाई वैल्यू, आई विल नॉट नेम इट, लेकिन वो टोटली ऑक्युपाइड है, वर्चुअली जो है ना, वो उसका वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो पुराने एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, सारा बार इज अ वेरी हाईली वैल्यूएबल। अब उन्होंने 776 मिलियन उन प्रॉपर्टीज की इंटरनेशनल वैल्यू लगवाई है, जो भी तक नहीं हुई ट्रांसफर। वो कहते हैं या मैं ये प्रॉपर्टीज अगर दे भी, अबे तो वो दे ही नहीं जा सकती, उसमें बल्क उसका है। तो वो कहते हैं जी फिर हमारा, आपने जो हमारे साथ मुआहदा किया हुआ है, मुआहदा इंटरनेशनल कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं अगर आपने हमको तंग किया, तो ये 800 माइनस 776 ये 24 मिलियन है, ले लें। उनको हमने एंगेज किया अभी पिछले 4 महीने में, वो करीबन 264 या 63 मिलियन डॉलर की उन्होंने, उनके बोर्ड ने अप्रूवल दी कि यहां तक हम आपको दे सकते हैं। अभी कोशिश ये है कि उसको मजीद इंप्रूव किया जाए ताकि जितने मैक्सिमम हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन लीगली पाकिस्तान इज अ वेरी वीक विकेट। मेरी गुजारिश होगी कि हम ये प्लीज मुझे कोड ना करें, ये लिखे ना, क्योंकि इन्होंने आपके भाई ने एक सवाल किया, मैं आपको फैक्ट सारे बता दी। अच्छा चले फिर हकीकत है तो छुपाने की फायदा कोई नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यही कर सकते हैं ना कि अब 24 उन्होंने हमें दे दिया, ये वैल्यूएशन है। आप अगर लेट से कि आप भी करवाते हैं, पहले तो $4 मिलियन खर्च करेंगे किसी को इंटरनेशनल वैल्यू को लेके, आपकी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोअर वैल्यू आएगी ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव हायर तो नहीं आपको चाहिए, अगर हायर तो बहुत खुश होंगे, तो वो तो कहेंगे चलो इसको लगाओ। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हेस्ट में और बड़ा ही गैर जिम्मेदारी के साथ बनाया गया, उसको साइन किया गया और उस वक्त तो रकम ले ली गई, जो 1.2 जो भी अमाउंट था ना उस वक्त रेडिली जो मिलना था। तो मैं समझता हूँ कि हम एक फंसे हुए हैं, हम उनको प्यार मोहब्बत के साथ एंगेज रखा हुआ है, कम से कम हम एक पॉइंट पे आए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी हम और मेहनत कर रहे हैं, कुछ उनको भाईचारे की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मजीद मेहरबानी करें, तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। आप ये अंदाजा लगा लें कि अब यानी 17 साल हो गए हैं और हम उसमें सिर्फ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और हमने विलिंगली साइन किया हुआ, और वो पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होगी, आपका कोई चांस ही नहीं है, लिख के आपने दिया हुआ है। उनके पास फॉरेन सर्वेयर की वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी उन्होंने, जब मैंने इनको बहुत जरा फॉलोअप किया, इधर कहूंगे ये रिपोर्ट है पढ़ लो, अगर आप करवा लें, लोअर होगी तो यही होगी, हायर का लिखा हुआ है, अगर आपकी हायर होगी तो उसको बिस्मिल्लाह करेंगे। तो ये हमारा है जी उसकी बैकग्राउंड। हम सॉरी कि जी IMF नहीं IMF 30 जून तक तो रहने ना यार, बजट दे दिया यार, अगर खुश ना होते तो मुझे कम से कम फोन आ जाता, ये बीबी नु ना आया हुआ, मैं नहीं आया जी। अच्छा सर आप जी भाई, अच्छा सर आपने आ रहे महताब साहब एक जड़े परसों दे रहे सी ना, उन्होंने जरा करवा लिया। देखो बड़े इंसाफ पसंद हुए। अच्छा सर आपने ज़राअत के हवाले से बात की है कि उसका इम्पैक्ट जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है बड़ा जल्दी आता है, लेकिन बजट में ज़राई रिसर्च के हवाले से कोई बजट मुख्तस नहीं किया गया, तो ज़राई रिसर्च के बगैर जो ज़राई इनकलाब है वो कैसे आएगा? अब मुल्तान का एक इदारा है वो रिसर्च पे काम कर रहा है, ज़राई रिसर्च पे, उसकी 4 माह से तनख्वाह नहीं आई, तो एक तो वो ज़राई रिसर्च के हवाले से बताइएगा। दूसरा सर बजट में जो ज्यादातर जो गरीब आदमी की बात होती है, मुतवसत तबका जो कि BISP में रजिस्टर्ड नहीं है और वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर 10 किलो के आटे के थैले के लिए घंटों घंटों खड़ा रहता है, उसके रिलीफ के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? और तीसरा सर जो मलखम साहब ने एक बात की थी, जो उन्होंने गार्ड की बात की है, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मीडिया इंडस्ट्री में कैमरामैन रिपोर्टर तक की जो तनख्वाह है वो इस 32,000 से बहुत कम है। आप कह रहे हैं जी कि इसका हमारे पास शिकायत पहुंचाई जाए, बराए मेहरबानी। शिकायत तो चलें ये हमारे लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन आपके पास इसका एक प्रोसेस तो है कि आप जो इश्तिहारात देते हैं उसमें आप ये बाउंड कर दें, आप उनसे पूछें भाई आप कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, जो हमने ऐलान किया हुआ है वो 32,000 आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसके बाद आप इश्तिहारात की उनसे बात करें। ठीक भाई, जहां तक आपने एग्रीकल्चर रिसर्च की बात की है, ये मेन बजट में उस बजट का हिस्सा है जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में एलोकेट होता है, वो सब एलोकेशन उनकी हैं। मेन बजट में जो आपके पास पेश होता है वो मेनली फाइनेंस डिवीजन का या
एक वन लाइनर ये इस तरह का, तो पिंक बुक में मौजूद है वो, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बिल्कुल चेक कर लूंगा। अब आपने कहा कि उन्होंने क्या रखा है या कैसे रखा है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि अभी अगर हम रिसर्च हो भी जाए, जो कि नहीं हो रही, आप सही कह रहे हैं, कई सालों से नहीं हो रही, और उनको डेवलप करते करते पता नहीं कितना साल 2 साल लगेंगे, तो इसीलिए जो इंपोर्टेड सीड के ऊपर तमाम टैक्सेस ड्यूटीज खत्म की गई कि अभी आप चाहे इंपोर्ट करके अपनी करें, उसके बाद अल्लाह करे कि तो बैलेट आपका पॉइंट है, और मैं सेक्रेटरी फरान साहब से कहूंगा वो मेहरबानी करके चेक भी करें। जहां तक आपका जो स्कोर कार्ड में नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है, होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब कि फिर हमारा डाटा जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये कई जगह पे इस्तेमाल हो सकता है और होता है ये डाटा। तो मुझे नहीं यानी समझ आई कि क्यों अगर किसी का स्कोर कार्ड कम है तो उसमें वो नहीं अपने आप को रजिस्टर करवाया उन्होंने उस सिस्टम में। हमें हमारी यानी जो है इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ऑलमोस्ट 95% पीपल हु आर डिजर्विंग स्कोर कार्ड के वाले दे आर रजिस्टर्ड, वो आउट ऑफ सिस्टम में नहीं है। मुझे याद है कि शुरू में इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी के इशू थे, फिर उसके एक ऑडिट हुआ, पिछले हमारे टेन्योर में दूसरा ऑडिट हुआ, तो अब काफी हद तक ये सिस्टम जो है एक सॉलिड जो मुतवसत तक देखिए। अब एक और ये बात सही आप कह रहे हैं, ये है जी, ये इन्फोर्समेंट का इशू है, ये सूबों की जिम्मेदारी है। देखिए जो हम कर सकते हैं करते हैं। अभी जब 2 राउंड्स में विद इन लास्ट मंथ जो एक दफा 30 और 5 पे 35 में डीजल 20 में पेट्रोल, तो मैंने बकायदा 2 चीफ मिनिस्टर ने तो एक्शन लिया, 2 ने अभी नहीं लिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ट्रांसपोर्टर्स को, आप वाली बात कि जब 5 पे बढ़ते तो वो कीमतें फौरी बढ़ाते किराए की हर चीज की, और ये अब इतनी बड़ी रिलीफ है तो इसको करें। मैंने देखा मीडिया में देखा कि उन्होंने 40 ट्रांसपोर्टर को मुराद अली शाह साहब ने बकायदा लिखा और उनको कहा, तो इसको करना चाहिए। मैं समझता इसको है जी ख्वाजा साहब जी सर नहीं जो लोग नहीं डायरेक्ट रिलीफ तो जा रहा है, जिसने डीजल इस्तेमाल करना है या पेट्रोल उसको तो मिल ही रहा है ना, वो तो ले हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट, जो कि इसकी वजह से जो कीमतें बढ़ती थी वो रिवर्स होनी चाहिए। हाँ वो अब वो है वो इशू, मैं कंसर्न माई चल तो मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं दोबारा भी रिमाइंड कराऊंगा। मैंने ऑलरेडी बात की उनसे, उनको कहा भी उनको यार मिनिमम वेज का देखे। हमें कोई जाहिर है कि आप कहते हैं हमने कंप्लेंट भी नहीं करनी, लेकिन आप साथ कह रहे हैं कि जो आपका अपने साथ जो कैमरामैन है और जो स्टाफ है वो अंडरपेड है, तो कोई कहेगा तो करेंगे ना यार। आप हैं मैं फाइनेंस सेक्रेटरी साहब आप इंटीरियर सेक्रेटरी से बात करें और कहें कि जीएनएन के साहब ने रिपोर्ट किया कि उनके कैमरामैन को और उनके स्टाफ को यार एक मिनट भाई चलो जी मैं अमेंड कर देता हूँ जी, मैं अमेंड कर देता हूं कि जी इनको सबने सपोर्ट किया। इसका मतलब हर जगह पे ये मेरी गुजारिश होगी कि पहले राउंड में मैं अपील कर रहा हूं तमाम चैनल्स को कि मेहरबानी करें और ये मिनिमम वेज को आप एनफोर्स करें। यू आर सपोज टू बी द मीडिया लीडर्स ऑफ द कंट्री। अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी कैसे करें? खुद करें और फिर तरगीब दें। आप फ्री लोगों को कोच करें कि भाई ये करें, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आई थिंक थोड़ी सी हिम्मत होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह बरकत भी डालेंगे, हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको करते हैं जी। सर डार साहब इधर ये मुझे सिर्फ एक सेकंड, ये मुझे सेक्रेटरी फाइनेंस अभी दे रहे नंबर के फूड सिक्योरिटी वालों ने एग्रीकल्चर उन्होंने 56% तो अब उन्होंने 56 पे इंक्रीज रखी है जी बजट में। आपने कहा रिसर्च में ठीक है, बस काफी हो गया जी। ठीक है जी सलाम साहब। सर एक तो ये मीडिया इंडस्ट्री से छोटा सा एक मैं इंफॉर्मेशन दे दूं तारिक पाशा साहब को भी और चेयरमैन एफबीआर को।
कि पिछले 4-5 साल में जो चैनल्स आए हैं ना, आपके 50% चैनल जो हैं कैश तनख्वाहें देते हैं, मिलियंस में भी कैश दे रहे हैं, टैक्स चोरी हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, इन सबको पता है, ये आप चेक कर सकते हैं। और जो वर्कर्स हैं इनको तो देता ही कोई नहीं है। उन्होंने ना चैनल से दे दो, कैश पे पेमेंट हो रही है, चैनल से ना दे दो, सर इनको पता है, नेगेटिव लिस्ट दे दो ना, मैं बता दूंगा, मैं नहीं करता, बाकी सारे आप मैं लाइव कह रहा हूँ, आप मेरा नाम भी ले सकते हैं। ठीक। दूसरी सर, आपने इलेक्शन के पैसे तो रखे हैं और यू आर ऑलवेज इन दी हाई लेवल पॉलिटिकल कंसल्टेशन, आप मौजूद होते हैं। पीडीएम की तरफ से बाज लोगों की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है कि शायद 1 साल इलेक्शन डिले हो जाए, तो इसमें एक तो कमेंट्स कर दें, दूसरा ये जो कोट कर देंगे सनावल साहब, किसने कोट किया? रहमान साहब ने भी कहा है, कुछ और लोगों ने कहा है। सर एक और भी, आप ये जो प्रोजेक्शन है बजट की, इसमें एक्सचेंज रेट कौन सा आपने कोट किया है? 290। सर दूसरा कोई रेडियो पाकिस्तान के 4000 पेंशनर हैं जिनकी उम्र 70। क्यों पेंशन पाया? इट्स नॉट सपोज टू बी। सर देखिए, आप एक गलती काम करते हैं। एक सेकंड, आप अपने अगर डिसिप्लिन नहीं रखना, ये कभी भी पेंशनर्स, इसके जो ये आपकी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, दे आर नेवर पार्ट ऑफ द स्टेट पेंशंस। आपने पिछले चंद साल पहले प्रेशर में आके पता नहीं खुश करने के लिए पेंशन में डाल दिया। भैया खुदा का खौफ करो, जनरेट योर रेवेन्यू, योर रेडियो पूरा सेटअप। नहीं, स्टेट ऑर्गन डजंट मीन कि यू हैव टू, नो, स्टेट ऑर्गन पीआई भी है, स्टेट ऑर्गन स्टील भी है, तो इसको भी जो है फिर बजट उसी में दे दें आप, तो असूल की बात है जी। बहरहाल हमने नहीं, यार इस तरह नहीं है, मैं फाइंड ऑफ दी, मेरी बात सुने, हमने सैलरीज एज स्पेशल केस दी है, दे आर सपोज्ड टू डू देयर सैलरीज ऑन देयर ओन। अभी सैलरीज दी है और उनको हमने पेशावर जो विजिट हुआ है, तो हम सिंपैथेटिकली देख रहे हैं। लेकिन यार इस तरह आप अगर हर चीज डाल देंगे स्टेट पे, तो अब कैसे चलेगा? और उनको अपने आप को रेवेन्यू इंप्रूव करना चाहिए, एक्सपेंडिचर मैनेज करना चाहिए। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ये, कर दिया जी, इसी से अप्रूवल हो गई। वो जाहिर है कि उसमें कैबिनेट का अप्रूवल होता है, उसके बाद रेटिफिकेशन। जी क्या है सर इलेक्शन का क्या डिसीजन है सर, आम इंतखाबात का? यार एक मिनट यार भाई, वो सवाल का जवाब देना दो। चलो जी, नेशनल बैंक को बता दें, नेशनल बैंक को इनकी जी साहब है जी। यार एक सेकंड, मैं 10 अगर सारे बोलेंगे तो फिर नहीं पता चलेगा। एक सेकंड, ये सनाउल्लाह साहब, कोई ऐसी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी मियां शहबाज शरीफ साहब ने। अगर हमारे अलाइज ने दी है, उनका हक है, हर पार्टी अपना व्यूज कर रही है। हमारी सिंसियरिटी और पर्पस ये है कि हमने पूरा जो एग्री किया था इस पिछले यानी जो चंद महीनों के दौरान, कैलकुलेट करके, नेगोशिएट करके, वर्कआउट करके ईसीपी के साथ, वो टोटल बजट -5 बिलियन इस बजट में एज फॉर जनरल इलेक्शन रख दिया गया, नंबर 1। सो दैट शोज दी इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, जहां तक हमारे अलाइज है, आपने एक उनके हेड का, एक पार्टी का अशरफ साहब ने नाम लिया, एक आपने लिया, उनका राइट है, हम उनको डिक्टेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कोई गैर आईनी बात तो नहीं की, आपके आइन में है। तो अगर खुदा ना खासा ट्रिगर होती है रेलेवेंट क्लॉज, तो उसमें फिर है आपका। तो मैं समझता हूँ कि हम उनको किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट। तो अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, गवर्नमेंट की इंटेंशन काबीना के हद तक, उसमें उनके अपने मिनिस्टर मौजूद है जो अप्रूव किया उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई है। टाइम मैं तो इलेक्शन नहीं कराने ना, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं है या इलेक्शन कमीशन, तो लेकिन हमारी इंटेंशन, हमने पैसे रख दिए है, तो इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। लेकिन मैंने फिर कहा कि एक दो पार्टीज के अगर हेड्स ने ये कहा है, तो उनकी कोई होगी, हम उनसे पूछेंगे आपका क्या है। तो ये मेरा मतलब कोई ऐसी इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई बदनीति की बात नहीं है हमारी तरफ से। नहीं जी शाह साहब। Dar Sahab, you spoke last night on a television program about debt rescheduling. Could you give some details, please? As I understand it, the Paris Club debt has already been rescheduled during COVID. So are you talking mostly about the bilateral debt you have to China, and what sort of timetable are you looking at to agree something? Saeed Sheikh Sahab, as for the Paris Club reschedule is concerned, we have no such plan on our menu. We would not go for rescheduling of the multilateral debt. We will make the payments on time when it become due.
I don't think it is a dignified way to go and tell them that they pay nahi kar sakte. That means you're virtually declaring yourself, you are not in a position, and please consider. तो पेरिस क्लब तो या मल्टीलैटरल करे कोई, यहाँ से बायलैटरल है, that is always you can negotiate, not that for a haircut or write off. You will negotiate for a longer term. But this is nothing unusual. Because of the COVID, because of the flood catastrophe, because of the other thing, तो वो एक आपकी बायलैटरल होती है, वो आपका बजाय ये कि आपका प्रिंसिपल एंड डेट रीपेमेंट्स हो रही हो, यू नो दैट कि जी उसको आप प्रिंसिपल को आप बैक लोड कर देते हैं और आप सर्विसेज करते रहते हैं. इस टाइप की रीस्केड्यूलिंग आफ्टर द बजट प्रोसेस ओवर वी विल consider and will talk to our bilateral partners, but there is no plan to go to the multilateral development institution requesting them to reschedule a debt. Sorry? जी सर, लास्ट ईयर ड्यूरिंग द फॉल IMF मीटिंग्स आपने ये बोला था कि पाकिस्तान would seek rescheduling of some 27 billion worth. Sorry? You said last year to Reuters की team, the IMF 2022 fall meetings, that Pakistan would look forward to rescheduling 27 billion worth of non-Paris Club debt, largely owed to China. But it will not pursue haircuts. So China did not really agree then. So what is different now? And secondly, कल आपने show पे restructuring बोला था. Is this restructuring or is this reprofiling? So just want to make that clear. देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने अभी क्लैरिफाई किया बीबी के हमारा कोई ऐसा, मैंने उस वक्त भी चाइना का नाम तो लिया था, सिर्फ बायलैटरल. यस, आई डिड से दैट, एंड आई स्टिल आई होल्ड दिस स्टेटमेंट दैट वी शुड एंड वी कैन, ताकि हमारी आने वाले सालों में थोड़ा सा ईज आउट हो जाए. यू सर्विस दैट डेट बट यू डोंट रीपे द प्रिंसिपल, एंड दैट इज नेगोशिएटेड, बट नो हेयर कट, नो राइट ऑफ और नो उसमें किसी किस्म की यानी फेवर. तो हम ये कह रहे हैं कि इसको हम कंसिडर करेंगे बजट के बाद. तो हमने अपने वर्किंग की हुई है, लेकिन मल्टीलैटरल को हम तकलीफ नहीं देंगे. उनकी जो है IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के जितने मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, वी विल मेक द पेमेंट व्हेन दोज बिकम ड्यू. जी सर, ये फरमाएगा कि इस वक्त FBR का जो हदफ है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं. 9,200 अरब रुपए का आपने इसका FBR का हदफ रखा है, उसमें से जो 1800 है वो तो ऑटोमेटिक है, उसमें FBR को कोई एफर्ट नहीं करनी. 200 अरब रुपए का अगर FBR ने अगले साल के दौरान सिर्फ टैक्स वसूल करना है, तो ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? क्या ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, सिर्फ 200 अरब रुपए का इन्होंने टैक्स करना है, और इतनी बड़ी FBR की मशीनरी है, सारा ऑटोमेटिक टैक्सेस है. 200 अरब रुपए के लिए आपने इतनी टैक्स मशीनरी रखी हुई है. 2000 अरब रुपए की इस साल टैक्स छूट दी गई है. टैक्स छूट सिर्फ 2000 अरब रुपए की दे दी गई है, और टैक्स वसूलियों का हदफ आपने 200 अरब रुपए रखा है. तो इससे बेहतर है आप इसको, लगता है आप खुश नहीं है कि टैक्स फ्री बजट है, आप इसको किसी ठेकेदार को दे दें, वो 2000 आप ठेकेदार ला के दें मुझे, जो 12,000 बिलियन दे देंगे. आप लीड करें, ब्रिंग ए ठेका 12,000 बिलियन का लाए, मैं मेक श्योर वील गिव इट. और सब कुछ किया यार. क्रिटिसाइज करना आसान होता है वकास साहब, कोई बड़ा टारगेट की जरूरत नहीं है. वी हैव टू जस्ट गो प्रैक्टिकली एंड प्रैग्मेटिकली. आप मेरा ख्याल है आपको इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है. वी आर थैंकलेस पीपल समटाइम. उन्होंने मेहनत की है, अब उनके मुंह पे कह रहे कि इन्होंने कुछ नहीं किया. कैसे कहते हैं? किसने 7,200 इकट्ठा करना है? यही टीम है, आपका सिस्टम रॉटन है. बाकी एरिया में तो आप नहीं कहते, जहां पैसे दे के आप गलत काम लोग करवाते हैं जाके पुलिस में और दूसरे इलाकों में, उधर कोई नहीं बोलता. जब टैक्स की बारी आती है तो हम उनके ऊपर पीछे पड़ जाते. इट्स नॉट फेयर. तो मैं समझता हूं कि हमने अगर 9,200 का हदफ रखा है, तो एक प्रैक्टिकली अगर हम 9,600 का रखते हैं, आप में से आधे बंदे आपके लेफ्ट पे बैठे हुए राना साहब चलते हुए लगे, ये तो होना ही नहीं. तो यार एक तरफ टैक्स लगाने, दूसरी तरफ अब ये 200 क्यों रखा है? 2000 कौन से बताइए सर, 2000 अरब की क्या आप एक्सप्लेन करें. आई थिंक इट इज अ मिथ के 2000 जो हमने छोड़ दिए, कौन से छोड़े हैं? बताएं जी चेयरमैन सर. वेरीफाई आपको कर दूं, जो ये ऑटोनोमस ग्रोथ पे जो आपके फिगर्स आते हैं, ये कल भी शायद बात हुई थी टेक्निकल ब्रीफिंग में. इस पे ये अजम्पशन के जी 100% ये आ जाएंगे, ऐसा नहीं है. पूरी दुनिया में एक टैक्स कंप्लायंस का गैप रहता है, जिसकी वजह से जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं वो थ्रू इन्फोर्समेंट उसको पूरा करते हैं. पाकिस्तान में भी वो गैप है और उस गैप को हम पूरा करते हैं. पूरी दुनिया में ऐसा ही है जी. जो जापानीज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ी है, जापान जैसे मुल्क के अंदर.
सो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में कहीं पे कोई टैक्स नहीं आता, थ्रू इन्फोर्समेंट आपको ये गैप कवर करना पड़ता है। जो आपके जो आपने लेवी भी किए ना टैक्सेस, वो भाई वो भी नहीं आएंगे, तो उसके लिए तो मैं ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उसमें रूम है। बहुत लोग कहते हैं, मैंने भी आर्टिकल पढ़े जी 12,000 है, 15,000 है, को आए ना आगे आके बताए कि भाई कहाँ पढ़ना है, वी विल एंटरटेन देम। उनको मैं उनको रिकमेंड करूंगा, अगर हो जाए कामयाब से 17 इम्तियाज दिलवाए जो आप कंसोर्शियम लाएं जो कि गारंटी करे कि 12,000 बिलियन इकट्ठा करेगा, हम सारी FBR को 1 साल की छुट्टी पे भेज। सर एक तो ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का आपने रखा है सर, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो बजट में रखा है नंबर सर, इसमें एडिशनल डिपॉजिट्स आपने $2 बिलियन रखे हैं सऊदी अरब से और $1 बिलियन का एडिशनल डिपॉजिट रखा है UAE से। एक तो सर, और साथ में IMF से भी कोई 2.2 या 2.4 बिलियन रखे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या आप ये तवक्को कर रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान जो है वो IMF के पास जाएगा? दूसरा, ये जो NTR का टारगेट है सर, इसमें जो स्टेट बैंक का लॉ है, क्योंकि आपको पता है कि आखिरी क्वार्टर में वो पैसे नहीं आते, वो नेक्स्ट में आते हैं, तो एक शायद ये भी वजह है। और दूसरा सर, एक मुझे बताएं, क्या कोई पेनल्टी, जो वो रिपोर्ट एक आई थी जिसपे कोई अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या विंडफॉल में ये बैंक्स और पेनल्टी ऑन कार्ड्स है? और आप इससे अंदाजा लगाएं ये बैंकिंग सेक्टर कितना पावरफुल है कि CDNS की से इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस ले ली है, अब वो डिक्टेट करते हैं पॉलिसी रेट पे भी और बाकी सारी चीजों पे भी। इसके बारे में कोई थोड़ा सा सर। जी मैं अर्ज करता हूँ मेहताब साहब, ये जो सऊदी अरेबिया का UAE का 2 बिलियन 1 बिलियन रखा है, पहले इसका जवाब देते। तो ये तो उन्होंने कंफर्मेशन दी है, वी एक्सपेक्ट कि 30 जून तक अगर नहीं आए तो अगले साल में आएगा, और अगर 30 जून तक आ गया ये डिपॉजिट तो ऑब्वियसली ओपनिंग बढ़ जाएगी और ये वैसे ही डीम टू बी ऑलरेडी रिसीव्ड होगा, उसकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, 3 बिलियन जो आपने IMF का लिखा है वो बेसिकली एक 9th and 10th रिव्यू को हमने रखा हुआ है कि हम बड़े श्योर थे जब फरवरी थे कि यार अभी भी मैंने उनको कहा था कि 9th रिव्यू फौरी कर लें, जो चीज मांगते हम देते, 10th रिव्यू शुरू करते, पर उनकी अपनी मर्जी है, दे आर इंडिपेंडेंट बॉडी, एक ग्लोबल अदारा है, मल्टीलैटरल, तो इसमें बेसिकली वो है। तो भी उसका मैं समझता हूँ कि हमारे पास ऑल्टरनेट है कि हम अगर वो नहीं मिलता तो जब मैंने आपसे शेयर कर चुका हूं कि 3.5 बिलियन कमर्शियल बैंक से हमने अदा किए, जो कि एक्चुअली दिसंबर क्वार्टर का हमारा एक्सटर्नल डेट रिड्यूस हो गया 4 बिलियन के करीब, तो वो हमें वो फैसिलिटीज मिलेंगी। तो देयर इज ए पोटेंशियल, इसमें नवा तो आना चाहिए, तो 1.1 तो समझे आ जाएगा, तो अगर वो जून के बाद आती है तो ये माइनस हो रिड्यूस होकर 1 बिलियन रह जाएगा, उसको हम रिप्लेसमेंट करेंगे इंशाल्लाह। मुझे अब फ्रैंकली जब किताबें थी, अब मैं नहीं समझता कि 10वां रिव्यू का कोई भी चांस है। अब तो 3 हफ्ते रह गए हैं, तो 9th रिव्यू चूंकि हमने बहुत मेहनत भी की है, अवाम के ऊपर भी पूरी तरह हमने बोझ डाला है, मुश्किल तरीन रिफॉर्म्स किए हैं जो कि नॉर्मली 2-4 साल में होने वाले थे, वो हमने 7-8 महीने में किए हैं। तो उस ओनली फेयर कि पाकिस्तान को 9वां रिव्यू करके तो ये हमें पेमेंट मिले। दी अदर बैलेंस आई डोंट एक्सपेक्ट के दैट विल बी पॉसिबल अनलेस कि अगली गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो भी बने, हो सकता है हम ही बैठे हो अगले साल फिर बजट पे आपके साथ इधर, वो तो अल्लाह को पता है इंशाल्लाह। तो वो फिर अगर प्रोग्राम में जाती है, मैं आई एम नॉट कमिटिंग, वो उसको जाहिर है फिर तो वो पैसे इससे ज्यादा होने चाहिए ना। बैंक्स का मैं समझता हूं कि उसमें देखिए मेहताब साहब, यू नो वेरी वेल कि इसमें बहुत चीजें देखने वाली। ये जो एक किस्म की वर्चुअल मोनोपोली कायम हो गई है ना, वो टूटनी चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि पहला जो बेहतरीन स्टेप हम कर सकते हैं और उसके लिए काम हो रहा है कि वी मस्ट डेवलप अपने जो टी बिल्स हैं वो हम जनरल पब्लिक को डायरेक्टली भी दें। तो बजाय ये कि हम बैंकों को दे फिर बैंक आगे बेच देते हैं, तो वो उसके लिए यू विल सी आइंदा 2-3 हफ्ते में पॉजिटिव यानी एक्शंस कि हम जनरल पब्लिक को ये देना चाहते हैं थ्रू अवर सिस्टम फाइनेंस डिवीजन कि अगर वो हमारे पेपर लेना चाहती है तो डायरेक्ट पैसे ताकि इन बिटवीन, तो इससे भी कोई प्रेशर इंशाल्लाह कम होगा। कुछ और भी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, आपसे शेयर करेंगे। जी थैंक यू सर। वैसे सहाफ़ी सवाल करके फंस जाता है, बेचारे का कसूर नहीं था।
आपके जो राइट साइड पे लोग बैठे हैं उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, पर्सनली बहुत अच्छे इंसान लोग हैं जो भी दोनों हजरात बैठे हुए हैं। पता तो कितनी इज्जत करते सर प्रोफेशनल हमारी मजबूरियां होती हैं, लेकिन बात यह है कि बिफोर पुटिंग द क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ने कराची में पब्लिकली जो बात कही आपके नॉलेज में है, फिर जो पीटीसी की मीटिंग हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर जो डेडलाइन दे रहे थे आपने एक्सटेंड गई, फिर उसके बाद उन्होंने जो अल्फाज कहे वो भी आपको पता है, तो हमें ब्लेम ना करें। इंटरनल कनेक्टेड कितने हो मेरे ब्लेम पाई जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन कहां से लेते हैं? ये पीबीसी की मीटिंग वाज टोटली कॉन्फिडेंशियल। एक मैनू नहीं समझते कि इन्हों के पेपर गायब होंगे ने, ये दफ्तर मीटिंग बिल्डिंग नहीं होंगे, कई कमरे के पेपर गायब हो जाते हैं। दसो इतना तो बताया ना। बट माय क्वेश्चन इज के वकास का अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कोई चीज पब्लिक कहते हैं तो इसका मतलब है कि ही इज डिससैटिस्फाइड। माय क्वेश्चन टू यू इज के आईएमएफ की जो आपने सॉरी नॉट दिस डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात हो रही है, 10 दिन पहले तक वजारत खजाना ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था आतिफ मियां साहब की जो स्टेटमेंट आई थी कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है डिफॉल्ट और हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। सर इफ आई मे पुट द क्वेश्चन, डिफॉल्ट तो नहीं होता, डेट रिस्ट्रक्चरिंग नेवर डिफॉल्ट। एब्सोल्युटली सर, इट्स नॉट अ डिफॉल्ट। नहीं नॉर्मल बिजनेस भी करते हैं, आपकी लिक्विडिटी क्रंच है, आपकी कैश फ्लो इश्यूज है, दैट इज नॉट अ डिफॉल्ट। अगर दोनों पार्टीज म्यूचुअली करती हैं, देयर इज नथिंग न्यू। पूरा बैंकिंग सिस्टम दुनिया का भरा हुआ है, अपना सारे करते हैं, तो नहीं है क्वेश्चन। आपकी बात ठीक है, बट एक पोजीशन ली थी वजारत खजाना ने कि हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जा रहे। कल आपने पहली स्टेटमेंट दी, अब आपने उसको कंफर्म किया। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट हैज प्रिसाइजली चेंज इन पास्ट 10 days और 2 weeks, नंबर 1, एंड नंबर 2, क्या आप डोमेस्टिक बैंक्स को डेट रिस्ट्रक्चरिंग में शामिल करेंगे? मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, डोमेस्टिक बैंक्स इनको आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग में शामिल करेंगे? क्योंकि जो कि आपकी जो 7300 अरब रुपया कॉस्ट है, आईएमएफ को 8000 अरब के करीब कह रहा है, अगर 7300 अरब भी है उसमें 85% आपका डोमेस्टिक है, 15% एक्सटर्नल, ऑल दो रीपेमेंट से ज्यादा है। तो अगर आप डोमेस्टिक को शामिल नहीं करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि आपका जो केस है इन द आईज ऑफ द बायलैटरल क्रेडिटर्स वो मजबूत होगा जब आप डोमेस्टिक को एक्सक्लूड कर देंगे? जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए राना साहब, डोमेस्टिक को आपको रीशेड्यूल करने की जरूरत नहीं है, और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने कुछ ऐसी चेंजेस कर ली हैं कि हमने गवर्नमेंट को बिल्कुल मफलूज कर दिया है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैनेवरेबिलिटी। आप पहले स्टेट बैंक से जब जरूरत है, टाइमिंग होती है ना हर चीज की, यू यूज्ड टू प्लान एंड एवरी एंड ऑफ क्वार्टर हम उसको जीरो करते थे। मुझे उसमें कोई कवाद नजर नहीं आती है। एनीवे, अब चूंकि हुकूमत पिछली ने अमेंडमेंट्स के जरिए वो खत्म कर दी, उसकी वजह से आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कमर्शियल बैंक ने उसका एडवांटेज उठाया और जो स्प्रेड लेते ओवर पॉलिसी रेट वो बढ़ गया। इट वेंट as much as up to 2+ percentage points in the previous government last 1 year. कई उन्होंने, आपने कोर्ट भी कई जगह पे उन्होंने 2% तक 1.5% लिया। ये अब एक सिस्टम है, इसको मैं समझता हूं कि जरूर रिव्यू करना चाहिए कि इसको हम कैसे, क्या अल्टरनेट सिस्टम, इसको करेक्टिव एक्शन हम ले सकते हैं। दूसरा जो आपने फरमाया कि अगर हम डोमेस्टिक करेंगे तो एक्सटर्नल पे उनको, यानी दे विल प्रॉब्ली बी कन्विंस्ड। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट थिंक वी नीड एट ऑल कि हम डोमेस्टिक जो डेट है उसको रीशेड्यूल करें, क्योंकि आपने खुद ही अमाउंट भी बता दिए। और वो जो है, आई मीन इफ बीइंग ए सॉवरेन कंट्री यू कैन नॉट मीट your own currency requirement of the debt repayments, so that's a very serious situation. तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान has any issue vis-a-vis domestic debt। ना आप आ जाते एक्सटर्नल डेट के ऊपर। एक्सटर्नल डेट ऑब्वियसली you can't print your dollars। उसका तो यही है कि we should learn to live, जो मैंने 5 साल पहले कहा था कई forums में, learn to live, to use external resources as much as you can afford and pledge the future payments which you think and according to your conservative and serious projections you will be able to meet। अगर ये बातें हमने चंद साल पहले डाइजेस्ट करके इसको अमल किया होता, आई कैन प्रूव यू विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के आज हम इस भंवर में ना फंसे होते। सेकेंडली, ये जो राणा साहब, ये जो पोर्शन है, अच्छा बाय द वे
इस वक्त डोमेस्टिक डेट को तो रीशेड्यूल कराना मेरे नजदीक बेवकूफी। भाई आप रीशेड्यूल तो लॉन्गर टर्म पे करेंगे। जो आपका लेंडर है वो कहेगा बिस्मिल्लाह, आओ 22% में कर लो। दिस इज नॉट द टाइम। ना इस वक्त शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म डेट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का टाइम है। आई एम श्योर यू ऑल नो, पर्टिकुलरली राणा साहब, यू अंडरस्टैंड मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। क्योंकि ये रेट जो पॉलिसी रेट है, लॉन्ग टर्म में जाने का टाइम था 6.5%, एंड वी ट्राइड आल्सो टू गो। आपको याद होगा कि हमने उस वक्त काफी पोर्शन लॉन्ग टर्म डेट में शिफ्ट किया।